ओके चलिए फिर शुरुआत करेंगे आज के शो की। और एक बार निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। और आज सुबह हम बात कर रहे थे फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट की, शायद आपको याद होगा जी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली मार्केट है ये। देखिए हुआ क्या आज मार्केट में फिर वही कॉन्ट्रा ट्रेड का जलवा। और ये कॉन्ट्रा ट्रेड जो है अब 4 या 5 दिन लगातार हो गए हैं। सिर्फ एक दिन था जिस दिन मार्केट फ्लैट खुला था, तो इसलिए ऑब्वियसली उस दिन कोई कॉन्ट्रा का मतलब नहीं था। अदरवाइज पिछले 4 या 5 दिनों में से गैप अप पर सेलिंग और गैप डाउन में बाइंग। और नॉर्मली 915 टू 920 के बीच में मार्केट इंट्राडे का हाई या लो लगा रहा है। अगर गैप अप हो रहा है तो इंट्राडे का हाई लगा रहा है, गैप डाउन हो रहा है तो इंट्राडे का लो लगा रहा है। और इसीलिए आज हमने एक व्यू लिया था 23,800 से 23,900 पर। निफ्टी में आज सेल का एक ट्रेड था 23,950 के स्टॉप लॉस के साथ। हम 23,860 से गए और वहाँ से गिरावट आई एग्जैक्ट 23,850, 23,859 अब टू बी प्रिसाइज। बैंक निफ्टी में हमारी अप्रोच थी आज। और देखिए बैंक निफ्टी में इतना बड़ा लेवल होता है, एक एग्जैक्ट लेवल प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ होता है। 54,000 से 54,200 के रिजेक्शन की बात थी कि इस फेज में अगर रिजेक्शन मिले तो एक सेल करें आप 54,400 के स्टॉप लॉस के साथ। आज का हाई 54,109। तो मेरे ख्याल से आज एक टचवुड वो दिन रहा है जिसमें वो सुबह की जो अप्रोच है वो काम आई होगी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर आज भी ठीक ठाक चाल है। मिड कैप उतना नहीं चले, ग्रीन में है इंडेक्स, लेकिन स्मॉल कैप अच्छा चला है। और स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ साथ आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी एडवांसेस डिक्लाइन से ज़्यादा है। मार्केट ब्रेथ ठीक ठाक है, 1890 बढ़ने वाले शेयर, 1140 गिरने वाले शेयर। इसके अलावा आप देखें कुछ थीम्स है जहाँ पर अच्छे मूव्स आए। कैपिटल मार्केट थीम अच्छी चली आज, ईएमएस थीम अच्छी चली, और पावर ये तो खैर अच्छी ट्रेड रही, अच्छी स्पेस रही है। तो ये कुछ स्पेसेस है जहाँ अच्छे मूव्स। बड़ा सवाल फिर यही है, आखिर ये ट्रेंड कब तक चलेगा, कब जाके टूटेगा ये ट्रेंड। लेट्स वेट एंड वॉच। इम्पॉर्टेंट आज का 1.5 घंटा होने वाला है क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन कुछ ऐसा मूव आता है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का 1.5 घंटा। क्लोजिंग में देखिए कि मार्केट किस दिशा जाता है। लेकिन सुबह की जो ट्रेड थी सर, जो आपने लेवल्स बताए थे वो तो एग्जैक्टली होता हुआ नजर आया। आपने कहा था कि 23,800 900 के आसपास अगर रैली फेल होती हुई नजर आई, जब टिके नहीं तो शॉर्ट कीजिए और शॉर्ट करके पैसा बनाया। आज बैंक निफ्टी भी आपने लेवल्स बताए, वही एग्जैक्टली प्ले हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज डिसअपॉइंट तो किया क्योंकि चीजें फेवर में थी आज बैंक निफ्टी के, लेकिन फिर भी नहीं चला। स्मॉल कैप से थोड़ी स्ट्रेंथ मिली है। क्या अब सच में टेक्सचर खराब हो चुका है मार्केट का? क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब थी तो मार्केट टूटा नहीं, अब चीज़ें अच्छी भी हो गई तो मार्केट चला नहीं। तो मतलब क्या किया जाए? देखिए श्रेया, एक होता है, अब जैसे ये पानी है, अब मैं इसमें अगर एक सिप लगा लूँ मान लो, तो कहते हैं ना ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी, है ना, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो अब एक बात है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यार मार्केट नहीं चल रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यार क्या सब रैली फेल हो रही है, आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यार जैसे ही मैं पुट खरीदता हूँ मार्केट भाग जाता है, जैसे ही मैं कॉल खरीदता हूँ मार्केट गिर जाता है ना, कहानी हो गई ये तो। ये या तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं या आप मार्केट के मैसेज को समझ सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, स्मार्ट ट्रेडर्स ने इस मार्केट में ठीक ठाक पैसा बनाया होगा। ठीक है, एक प्राइस एक्शन नाम की एक चिड़िया होती है, ठीक है, और उसे हम टिकर कहते हैं। ठीक है, वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। सबसे बड़ा मेरे लिए होता है प्राइस एक्शन। मैं सच बताऊं, मैंने एक चीज़ सीखी थी जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, मैं प्राइस एक्शन को सबसे ऊपर रखता हूं। बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए या कोई व्यू कहीं का कहीं आ जाए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। पिछले 4-5 दिन का प्राइस एक्शन जो कह रहा था, उसी के बेसिस पर आज हमने एक शॉर्ट का व्यू लिया था सुबह कि आज गैप अप हो रहा है, शॉर्ट काम आएगा यहाँ पर, और इसीलिए वो ट्रेड प्ले आउट भी हुई शायद। अब सबसे क्रूशियल लेवल क्या है? 23,550 से 23,600। अब अगर रिकवरी आनी है ना, वो भी यहीं से आएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है, शायद एक आखिरी स्विंग अभी बाकी है, शायद। अब लेट्स वेट एंड वॉच, हो सकता है वो 230 पर आए, 245 पर आए या 3 PM मूव आए, लेकिन शायद एक आखिरी स्विंग बाकी है अभी भी मार्केट में। आज शाम को काफ़ी फैसले भी होने हैं कैबिनेट में, काफ़ी कुछ होने वाला है, वो तो उस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। और एक चीज़ ज़रूर है, बैंक निफ्टी ने निराश किया आज, क्योंकि बैंक निफ्टी पर आज हमने सुबह एक बात की थी कि या तो ये रैली 54,000 से 54,200 पर फेल होगी,
और अगर 54,200 निकाल दिया आपने तो आप 54,800 तक जाएंगे, और एग्जैक्ट 54,000 54,200 के बीच में जाकर 54,100 पे जाके वो रैली फेल हुई। ये डिसअपॉइंटिंग था। ये लेवल कहाँ से आया? ये लेवल एक हवा में नहीं था, एक परफेक्ट हमने ऑप्शन राइटर्स को देखकर और मार्केट के ट्रेंड को देखकर, मार्केट के टेक्सचर को देखकर, मूविंग एवरेज को देखकर एक ये लेवल निकाला था कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। और आज ना बैंक निफ्टी के गिरने का कोई कारण नहीं था, मतलब आज बैंक निफ्टी के फेवर में सब कुछ था। आपका रुपी एक समय पे ऑलमोस्ट रुपी में 90 पैसे की स्ट्रेंथ आ गई थी, डॉलर रुपी देखा तो अब ऑब्वियसली लोअर वहाँ पे भी 96.04 से 96.36 तक आ गए, लेकिन एक बार के लिए तो आप 96.04 पर आ गए थे, उसका हल्का सा भी रत्ती भर रिएक्शन नहीं आया बैंक निफ्टी में, खुला ऊपर लेकिन बस वहीं पर टॉप बन गया। और कच्चा तेल भी नीचे आया, हालांकि कच्चा तेल भी इतना स्टिकी है ना, लिटरली मतलब वैसे भी स्टिकी होता है तेल, लेकिन मतलब लेवल भी स्टिकी है। वो 105-105-6 के बीच में टिका हुआ है, उसके नीचे आने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी 110-11 से तो बेटर है, और डॉलर रुपये भी 96 था उससे तो बेटर है। तो इन दैट केस थोड़ा बैंक निफ्टी की रैली टिकनी चाहिए थी, नहीं टिकी, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मतलब एक चीज़ साफ है कि बाजार में ऊपरी लेवल पर भरोसा नहीं है और लोअर लेवल पर लेकिन स्ट्रेंथ है। और ये हो क्या रहा है इस मार्केट में, अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक बार मार्केट गिर जाए मैं उसके बाद पुट लूँ, या एक बार मार्केट में रैली आ जाए मैं उसके बाद कॉल लूँ, तो मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप उस बाउंड्रीज को ट्रेड कर रहे हैं, आज भी देखिए अब निफ्टी है, निफ्टी में 11 मई से आप देख लीजिए 23,300 से 23,800 की रेंज है, वो रेंज नहीं टूटी है। वो 23,300 4 बार जा चुका है, 4 बार मैं मतलब फिगरेटिवली बोल रहा हूँ, 3-4 बार जा चुका है, 23,800-900 3-4 बार जा चुका है, तोड़ नहीं रहा है उस रेंज को। तो आपको उसी रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। वो अनकंफर्टेबल काम होता है कि गैप पे सेल करना और गैप डाउन पे बाय करना, लेकिन पैसा ऐसे ही बन रहा है। एक दिन ये ट्रेंड बदलेगा, लेकिन जब तक ये ट्रेंड नहीं बदलेगा तब तक ऐसे ही पैसा बनेगा। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, निफ्टी पर अब सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 23,550 से 23,600 और फिर 23,450, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस रहेगा आपका 23,800 से लेकर 23,850 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 54,000 से 54,200 जो है ना, ये आप माउंट एवरेस्ट मान लें, कंचनजुंगा मान लें, जो मर्जी मान लें, एक बड़ा एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है जिसको क्रॉस करना थोड़ा टफ रहेगा। और सपोर्ट रहेगा आपका वही 52,700 से 52,800। ट्रस्ट में ये नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूटा तो बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए। वैसे मेरी उम्मीद रहेगी कि ये बचेगा, क्योंकि अब तक इसको तोड़ने का कोई बहुत बड़ा कारण तो आया नहीं है। तो लेट्स सी, चलिए वीरू के पास चलते हैं, जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसे रहे मार्केट में। वीरू बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। अंतिम दौर तक जो स्टॉक्स अभी भी हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं, उसमें से मैं फिर, क्योंकि आज रेट सेंसिटिव्स ने एक बार बैंक की, जैसे बैंक निफ्टी हायर लेवल से कोलैप्स हुए, मैं रखूंगा। पहला स्टॉक है दैट्स KEI इंडस्ट्रीज। लेके आइएगा, सुबह भी मैंने टिप्पणी की थी इसमें, जब स्टॉक पिकिंग हम कर रहे थे, करीब 3.25% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ एट 5267। ये अपने इस वक्त इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी और अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड करता हुआ डे हाई पर, और क्लासिकल फ्लैग का चार्ट्स पर ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से इस फ्लैग की अगर आप रीडिंग करें तो इट्स 6 अप्रैल से ये एग्जिस्टेंस इसकी शुरू होती है। प्लीज़ वाई रखिएगा स्क्रीन पे, लोअर पार्ट पे। अच्छा बिल्डअप, और इस पूरे दौर में मतलब 6 अप्रैल से लेकर अब तक हमेशा ये 10 डेमा के डिप को हमेशा मतलब बाइंग आती है, उस पर आई भी, आज भी आई, कल भी आई। अच्छे शॉर्ट कवरिंग, फाइनली अगर आप देखें जितने भी शॉर्ट होल्डर्स हैं वो इससे एग्जिट करते हुए, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप में इस वक्त KEI इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद रखूंगा मैं एंजल वन, इस पर हमारी कल भी बात हुई थी अनुज, सुबह भी बात हुई, और इसके बाद मैं अभी का जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था विद इन कैपिटल मार्केट थीम, एंजल वन एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे, लोअर स्ट्राइक्स पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और जितने भी शॉर्ट होल्डर्स हैं 0.621% ओवाई शेयर हुआ, लगभग 16 लाख शेयर कम हुए। और ये 340 का मतलब ये है, एक तो ये फ्लैग का इटसेल्फ एक ब्रेकआउट, और अब ये अपना दिसंबर 2024 का जो स्विंग हाई था उसको काट रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव एंजल वन की KEI इंडस्ट्रीज, और फार्मा बास्केट में और विंडो फार्मा 2% ऊपर। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रिपेयर करता हुआ अपने सितंबर 24 के स्विंग हाई को टारगेट करता हुआ स्टॉक अनुज अच्छी, यहाँ पे अगर आप देखें तो मोमेंटम अच्छा है। और हालांकि कुछ हेल्थ केयर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स हायर लेवल से ट्रिम हुए, लेकिन ये अभी भी सस्टेन करता हुआ। शॉर्ट होल्डर्स यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो ये स्टॉक डे हाई पर आता हुआ, और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे शेड हुआ है। अनुज, ये
बैंक निफ्टी को लेकर बात करते हैं। मेरे ख्याल से अगर बीते 10 दिन में अगर कोई सबसे बढ़िया केस था तो बैंक निफ्टी के लिए आज था। बिल्कुल। अब इन जनाब को चलाएगा कौन है? अब ऑक्शन भी हो गया, रुपए भी संभाल दिया, क्रूड भी सब कुछ कर दिया, अब स्टैम्प पेपर इनके लिए भरना पड़ेगा क्या? वीरू, जो अभी आपने जिस लहजे में बोला ना कि इसको चलाएगा कौन, मुझे ना वो फिल्म याद आ गई, आंखें। वो आंखें में कादर खान और सदाशिव अमरापुरकर के बीच में होता है ना कि मगर कुर्बानी देगा कौन। तो अभी यहाँ पर गजब मूवी थी यार, है अनुज? हाँ, गजब मूवी गजब थी। गजब मूवी थी, जबरदस्त मूवी थी। मैं मतलब वो एक स्ट्रेस बस्टर, कितनी बार देख लो उतनी बार मतलब आप देख सकते हो, पूरी निपटा सकते हो। तो खैर एनीवे, अब सवाल ये है कि बैंक निफ्टी को चलाएगा कौन। और देखिए, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, इसका कारण यह है कि मार्केट को एक रिस्क लग रहा है कि जो SBI के पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए थे, उसने कहीं एक बेंचमार्क ना सेट कर दिया हो आगे अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए, कि आगे जाकर थोड़ा सा एसेट क्वालिटी, थोड़ा सा NII, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में एक रिस्क ओपन होगा। बिकॉज एक और चीज़, आज मैं सुबह एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, हालांकि वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही थी कि RBI शायद अगली पॉलिसी में रेट हाइक के बारे में भी सोचे कहाँ हम बात कर रहे थे कि सिस्टम में क्या एक रेट कट बाकी है और कहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या एक रेट हाइक हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो वो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा ऑन मार्जिन थोड़ा सा नेगेटिव है। वैसे भी जब इस तरीके का एनवायरनमेंट हो, भले ही आज रिकवरी आ गई हो रुपये में, भले ही आज क्रूड थोड़ा सा गिर गया हो, लेकिन ओवरऑल लार्जर ट्रेंड तो नेगेटिव ही है ना हमारे लिए, डॉलर रुपये का और ब्रेंट क्रूड का। या तो हम 90-95 पे आ जाएं क्रूड पर और 93-94 पर आ जाएं करेंसी पर, तब असली टेस्ट होगा। ये एक दिन के जो मूव्स हैं ये टिकते नहीं है। वैसे ही करेंसी में भी देख लीजिए आप, जो 96.04 तक गए थे आप वापस आ गए 96.37 तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है जिसकी वजह से शायद बैंक निफ्टी अभी के लिए निद्रासन में है और शायद रहे कुछ समय तक। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा श्रेया। जी सर, जो सवाल में तो बैंक निफ्टी क्यों आ रही है आपको? नहीं, सही कहा सर आपने। निद्रासन बहुत अच्छा आसन होता है एक्चुअली। निद्रासन जो होता है वो अगर आप करें तो उससे सर का दर्द ठीक होता है, एक आपकी एंग्जाइटी कम होती है और बहुत चीज़ें होती हैं। और बैंक निफ्टी के लिए अच्छा आसन नहीं ना सर, इसलिए बैंक निफ्टी अच्छा तो ठीक है, जरूरी थोड़ा है वो। अभी देखिए क्या होता है कि निद्रासन है, थोड़ा सो रहा है, जब उठेगा फुल एनर्जी के साथ उठेगा, उसके बाद ऐसा भागेगा। जब बैंक निफ्टी भागता है ना तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी कंजर्व कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, जल्दी क्या है, और टाइम लगाने दीजिए, क्या तकलीफ, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन शयन आसन से उठा क्या है सर? कैपिटल मार्केट स्पेस, जिस तरीके से एंजल वन ग्रो की चर्चा कर रहे थे सर आप, वहाँ पर स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट स्मॉल कैप में मैं देख रही थी इस सेक्टर के ज़्यादा काउंटर्स चल रहे हैं। देखिए एंजल वन जो है ना, मेरा मानना यह है कि एंजल वन, और मैं सच बताऊं तो एंजल वन कुछ कह रहा है, क्योंकि एंजल वन का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, ग्रो का मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ का है। कोई सेंस ही नहीं बनती है 4 गुना मार्केट कैप होने का ग्रो का एंजल वन के मुकाबले। ग्रो भी रखिएगा, और ये मेरा मानना है कि थोड़ा सा कैचअप प्ले हो रहा है। अब ग्रो क्या है ना, वो जेनजी का प्ले है ग्रो, वो उस वजह से उसको उस तरीके का वैल्यूएशन मिल जाता है। एंजल वन को अभी भी जाना जाता है एक ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ ब्रोकरेज की वजह से। तो ग्रो को आप फिनटेक का वैल्यूएशन दे देते हैं, एंजल वन को नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जो वैल्यूएशन री रेटिंग है ना, कैचअप जो है वो प्ले हो रहा है इस समय एंजल वन में कंपेयर टू ग्रो। चलिए एक काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े फैसिलिटी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के हीरो ऑफ द डे की, सम्मान कैपिटल। और सच बताऊं तो मैंने आज शायद पहली बार सम्मान कैपिटल पर पॉजिटिव व्यू लिया था। टर्न अराउंड की उम्मीद से भागा ये स्टॉक, और आज सुबह CNBC आवाज़ पर बिग स्टॉक्स में हमने इसकी बात भी की थी। एम्बर, केन्स और डिक्सन टेक। आज EMS शेयरों में शानदार रिकवरी है। इसको लीड किया एम्बर ने 7% नीचे, आई थिंक रिजल्ट के बाद कुछ ज़्यादा ही गिर गया था एम्बर। केन्स के लिए ठीक है, फिर भी वीक स्टॉक है। और डिक्सन तो क्या, रिजल्ट के बाद से लगातार हमारा पॉजिटिव स्टॉक रहा है। 10,000 से 11,500 तक की ऑलमोस्ट रैली हो चुकी है डिक्सन टेक में। इसके अलावा ग्रासिम, और ग्रासिम क्या, पूरा का पूरा जो आदित्य बिरला ग्रुप है ना, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। और आप देखें तो एक बहुत लोगों का ये मानना है कि एक कुमार मंगलम बिरला की कुछ ना कुछ एक जिसके अंदर एनिमल स्पिरिट जो है ना, वो जागी है एकदम से पिछले कुछ दिनों में। जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक एक्शन लिए हैं, चाहे वो AB कैपिटल में हो, चाहे ग्रासिम में हो, चाहे वोडाफोन आइडिया में हो, चाहे हिंडाल्को में हो, चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट में हो,
ज़बरदस्त एक्शन है यहाँ पर। तो ये आपके आज के रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स हो गए। अब आते हैं हम फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क। आज हम बात कर रहे थे कि कमेंट्री काफ़ी कॉशियस थी इनकी और इस वजह से मार्केट इसको शायद पनिश करेगा। ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे ये नहीं पता था कि इतना गिर जाएगा। हमने गिरावट की आशंका जताई थी, लेकिन एक्सीडेंट बन जाएगा ये नहीं सोचा था। लेकिन खैर ऑब्वियसली ये तो मार्केट का नज़रिया है ही। पीआई इंडस्ट्रीज़ नतीजों के बाद लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट आई। पीआई इंडस्ट्रीज़ में बॉश लेकर आई है एक बार जरा। मेरे ख्याल से आज सब अपना सर खुजा रहे होंगे कि बॉश क्यों गिरा। शायद प्री पोजिशनिंग हो गई थी बॉश में, और बॉश देखिए जहाँ खुला वहीं टॉप बनाया बॉश ने, और उसके बाद लगातार गिरावट आई और अब देखिए करीब 5% नीचे है। इसका जरा एक महीने का चार्ट रखिएगा बॉश का, क्योंकि बॉश में क्या हुआ था ना, एक वो जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी ना, उसकी वजह से एक थोड़ी सी रैली पहले प्ले आउट हो चुकी थी। तो पता नहीं शायद उस पोजीशनिंग की वजह से गिरा था। एक्चुअली देखा जाए तो उतना भी नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी ये एक बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि बॉश क्यों गिर गया। और फाइनली लेकर आइए आज का आखिरी फिसड्डी स्टॉक, मैनकाइंड फार्मा। आपको याद होगा कल हमने बात की थी मैनकाइंड पर, हमने 2200 से एक पॉजिटिव व्यू दिया था कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू दिया गया था कि अब यहाँ पर 2600-2700 से ऊपर की जगह नहीं है नियर टर्म में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पर बैठ जाए, और वहाँ से आप देखें तो थोड़ा सा स्टॉक जो है वो करेक्टिव हुआ है। चलिए श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम को हम समझ लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करते हैं। मार्केट पे थोड़ा प्रेशर है। इनरेड, निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखेगा कामकाज करता हुआ। मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ बन रहा है? बजाज फाइनेंस लुढ़का 1% से ज़्यादा। टाटा कंज्यूमर, एचयूएल देखिए तो एफएमसीजी बैंक बैकफुट पर है, 1.5% की करीब गिरावट यहाँ पे, और आईटी भी फ्लैट है आज के सत्र में। टेक महिंद्रा 1% से ज़्यादा की गिरावट। जुबिलेंट फूड नतीजों के बाद टूटा। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी सतर्क। 7.5% का डेंट पीआई इंडस्ट्रीज कल बना था लूजर में। आज भी 7% यहाँ टूटता हुआ नजर आया है। बॉश नतीजों के बाद इस पर भी तगड़ा डेंट पड़ा है, 5%। यस बैंक भी आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लगभग 2.25% के करीब। लेकिन इस मार्केट में चले हैं ग्रासिम। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस बुलिश थे और देखिए 7% के करीब यहाँ पर मूव आता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन जो क्रूड थोड़ा सा नरम हुआ, उसका एक बेनिफिट मिलता हुआ 3.5% ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल नतीजों के बाद ये उछल गया 3%। और बजाज ऑटो कल भी स्ट्रेंथ थी, आज चार्ट में भी इसको शुमार किया गया था, अच्छी तेजी। सम्मान कैपिटल नतीजे अच्छे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है, 8.5% का यहाँ पर मूव आता हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेस, केन्सटेक आपको ईएमएस स्पेस से काउंटर्स दिखेंगे जहाँ पर स्ट्रेंथ, और एंजल वन अभी चर्चा हो रही थी, 4.5% ज़्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रुचित जैन, शिल्पा राउत, अमित सेठ और सोमिन मेहता जी से। 2:20 पर अनन्या बताएंगे आपको कि सम्मान कैपिटल क्यों दौड़ा है। साथ ही सुबह कंपनी के मैनेजमेंट से हुई खास बातचीत का एक अंश भी सुनाएंगे। 2:30 बजे जुबिलेंट फूड पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे हम, और 2:40 पर नुपुर जैन कुनिया से समझेंगे बिरला ग्रुप का बड़ा दाव क्या है आखिर। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर दीपाली बताएंगी आयशर मोटर्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं। नुपुर से समझेंगे हिंडाल्को और कोलगेट के नतीजों का अनुमान। साथ ही कंचन से जानेंगे सन फार्मा के नतीजों का क्या अनुमान है। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:10 पर उन जैसे समझेंगे स्ट्रैटेजी कल के लिए। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक। 3:20 पर होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके चलिए, पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी से शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी काफ़ी दिनों बाद दिख रही हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में, यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में। वीएमए में 123 जोन्स पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है 124 के उसमें बाहर जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। 128 से 131 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 121 का मेंटेन कीजिए। विशाल मेगा मार्ट 123 पे लॉन्ग कॉल आपका। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड फार्मा से रहेगा। ग्लेनमार्क फार्मा में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ हमने देखी है। कल के सत्र में एक पॉज डे था, लेकिन आज के सत्र में वापस हम यहाँ पे एक पुल बैक मूव देख रहे हैं। स्टॉक कंफर्टेबली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस है यहाँ पे। 2402 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2375 का और टारगेट्स रहेंगे 2450 के।
ग्लेनमार्क फार्मा अमित जी को भा रहा है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक इस वक्त की। गुड आफ्टरनून टू यू और श्रेया। और स्टॉक का नाम है ट्रेंड, लॉन्ग जाएंगे। ट्रेंड ट्रेड कर रहा है 418, सॉरी मेरे पास 4180 पर ट्रेंड ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 4140, 40 रुपए। टारगेट होना चाहिए 4250। ट्रेंड लॉन्ग साइड ब्रेकआउट में। ट्रेंड ब्रेकआउट मिला है, बस टिक जाइए ब्रेकआउट, क्योंकि बहुत लोग ट्रेंड में काफ़ी हाई लेवल से फंसे हुए हैं, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा ट्रैक्शन अच्छा है स्टॉक में। देखते हैं अब ये कहाँ तक जाएगा। चलिए अब चलते हैं, मानस जी की ट्रेड रह गई है ना। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, हुंडई पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हुंडई ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो मेरा समझना है कि शायद 50 डे मूविंग एवरेज या तो 1925 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, बट एक टारगेट अगर सेट करना हो तो वो 1910 का होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 1814 1814 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1840 का 1840 कॉल ऑप्शन जो 32-33 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 60 रुपए के टारगेट सेट कर दें। ओके, Hyundai Motors 1850 पे आपका बाय कॉल। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा डिक्सन पर। डिक्सन में एक कंसोलिडेशन है। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये पूरा कंसोलिडेशन जो लास्ट 2 या 3 महीने में हो रहा है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। पहले प्रीवियसली एक बार अटेम्प्ट की थी, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हुई थी। अब वापस से एक बार बाउंस आ रहा है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 10920 पर और ऊपर में टारगेट होंगे 11,625। डिक्सन टेक ईएमएस स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छे मूव हैं और सोमिल जी को भा रहा है और डेज हाई पर कर रहा है कामकाज, तो यहाँ पे खरीदारी की राय। अब टेक्नो फंडा कॉल भी लेते हैं। आशीष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके का मार्केट है, बताइए आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया में कौन सा काउंटर अच्छा लगता है। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, हमें फार्मा थीम से बायोकॉन काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि बायोकॉन का एक तो सबसे बड़ी बात है, आप 3-4 साल देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही साइडवेज कंसोलिडेशन दिया और ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न पिछले 4-5 सालों में बने। बट ऑफ लेट आप देख रहे हैं कि टेक्निकली स्टॉक कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है और जिस तरह से 430 के लेवल्स को इसने क्रॉस किया है, हमें लगता है कि पॉजिटिविटी इस स्टॉक के अंदर में बनती हुई नजर आ रही है। अब रीजंस जो है वो हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरह से बायोसिमिलर्स के अंदर में बायोकॉन काम कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 बायोसिमिलर्स के अंदर में इस समय पे इस रेंज में बायोसिमिलर पे बायोकॉन काम कर रहा है, जिसमें से 10 जो है वो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड बायोसिमिलर्स है और बाकी जो 10 है वो अंडर डेवलपमेंट में है। और आने वाले 12 से 18 महीने में अनदर 5 बायोसिमिलर पे कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। दूसरी बात हमें लगता है कि जो सिंजिन है, जो कि इनकी R&D का काम देखती है और साथ में CRDMO के अंदर में एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, वो उसके अंदर में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। तो यहां से भी हमें लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नजर आएगी। और GLP-1 के अंदर में इनका जो प्लांट है वो फाइनेंशियल ईयर 27 में चालू होता हुआ नजर आएगा। तो ये की ट्रिगर्स मुझे लगता है बायोकॉन के री रेटिंग के कारण बनेंगे और जिसके चलते मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली 500 रुपए के स्तर तक जाता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली जैसे मैंने कहा, एक बहुत अच्छा बेस 400 रुपए के आसपास बना है, तो 400 रुपए के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 500-520 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड बायोकॉन में देखने को नजर आ सकती है। फार्मा स्पेस से बायोकॉन भा रहा है आशीष चतुर्मुतर जी को। रखे रडार पर, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया है, रिविजिट करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। शिल्पा जी ने विशाल मेगा मार्ट चुना है, खरीदारी की राय। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काउंटर। 131 के टारगेट देख रही हैं वो, 121 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अमित जी ग्लेनमार्क फार्मा के साथ जा रहे हैं और फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ है, हमने अभी चर्चा भी कर रहे थे। 2450 का टारगेट है, 2375 का स्टॉप लॉस। गाबा सर ने ट्रेंड चुना है, आज एकदम से ब्रेकआउट और इनफैक्ट कल के सत्र में भी देखा था हमने, रिकवरी थी, डिजाई पर कर रहे कामकाज। तो ट्रेंड देखिए, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। मानस जी ने चुना है Hyundai,
ऑटो स्पेस से, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनको। 1910 के टारगेट है, 1814 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी डिक्सन के साथ जा रहे हैं, ईएमएस काउंटर्स में मूव अच्छे हैं तो डिक्सन में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 11,625 का टारगेट है, 10,920 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में आशीष चतुर्मोता जी ने अपने इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए बायोकॉन चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ है, 500 का टारगेट है, नियर टर्म का 400 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमने ले लिया है, मार्केट लेकर आइए वैसा ही है। लेकिन आज एक और स्पेस, सर हमने कई सारी स्पेसेस की बात की, आपने सुबह कहा था कि रेट सेंसिटिव स्पेस चलेंगे आज, जैसे कि रियल्टी, और रियल्टी पैक में देख रही थी 1% अप है। बहुत सारे काउंटर्स इनफैक्ट 1 से 2% की तेज़ी के साथ कामकाज करेंगे, 3.25-4% भी तेज़ है आज के सेशन में। क्या लगता है सर, रियल्टी पैक में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा हमने, सीसॉ देखा, अब क्या शायद यहाँ से स्ट्रेंथ की उम्मीद करें? वैसे हाँ, वैसे शायद थैंक्स फॉर बीइंग नाइस, क्योंकि क्या होता है ना, हम तो बहुत चीज़ें कहते हैं ना जी सर। उनमें से जो चल जाती हैं वो हम दिखा देते हैं, जो नहीं चलती वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ठीक है, वैसे आपका पॉइंट सही है। और आई थिंक आज थोड़ा सा चार्ट भी बता रहे थे कि कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी लौट रही है। लेकिन देखिए, अब PSU बैंक नहीं चले फॉर एग्जांपल, अब अगर लॉजिक होल्ड करना था तो अगर रियल्टी ने चलना था तो PSU बैंकों ने भी चलना था, वो रैली नहीं चल पाई। हालांकि है अभी भी ग्रीन में, मतलब ओवरऑल तो फिर भी बेटर है। लेकिन आई थिंक ये इसमें बड़ी रैली आएगी अगर आप थोड़ा सा और ये कंसर्न्स जो हैं क्रूड से रिलेटेड, इनको थोड़ा कम होते हुए देखेंगे तो। लेकिन मेरी नज़र ना बार बार एक स्टॉक पर जा रही है इस समय, और वो स्टॉक है बजाज ऑटो। एक बार लेकर आइए ज़रा, और कुछ तो इस स्पेस में, आज ये चार्ट GPT में था ना, तीसरा स्टॉक था शायद, चार्ट GPT का तीसरा स्टॉक था जी, हाँ, पार्ट 1 का तीसरा काउंटर था, और चल गया, देखिए अच्छी बात है। और स्क्रीन पर रैली प्ले हुई है, ये एक अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट इसका एक चार्ट लेकर आइए ज़रा, 1 महीने का, और कुछ तो बजाज ऑटो में बदला है पिछले कुछ दिनों में। और ये देखिए 1 महीने का चार्ट है बजाज ऑटो का, 9.25-9.5% के करीब इसमें एक अच्छा मूव आ चुका है। और ये मैं कहूँगा कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक है, पूरा का पूरा सेक्टर में इतना बड़ा मूव नहीं आया। निफ्टी ऑटो में नहीं आया होगा 1 महीने में ऐसा मूव, एक बार निफ्टी ऑटो रख दीजिए ज़रा, ये देखिए। तो क्या है, कई बार ना आपको मूव्स जो है ना वो सेक्टर स्पेसिफिक नहीं मिलेंगे, थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और लकीली सही टाइम पे हमने आज इसको चार्ट GPT में इसको इंक्लूड किया था। शिल्पा जी, बजाज ऑटो का चार्ट देखिए, क्या जा रहा है ये ऑल टाइम हाई की तरफ? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11,200 तक के भी यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है। इनफैक्ट 11,200 पे आप देखेंगे तो काफी एक्टिविटी है, और यहाँ पे सपोर्ट ऑन इमीडिएट बेसिस 10,500 से 600 दोनों स्ट्राइक्स में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्टअप है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और ये टूवर्ड्स एटलीस्ट ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 11,000 पे मिलना चाहिए। ओके, बजाज ऑटो 11,000 तक के स्तर दिखा सकता है, स्ट्रेंथ है, डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। और कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है, सम्मान कैपिटल लेकर आइए स्क्रीन पर एक बार, और करीब इंट्राडे में ये 8-9% भागा आज के सेशन में। नतीजे आए, नतीजे अच्छे लगे हैं बाजार को, लेकिन नतीजों में ऐसा क्या था जो सम्मान कैपिटल आज का हीरो ऑफ द डे है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए अनन्या जुड़ रही है। अनन्या, गुड आफ्टरनून। और सम्मान कैपिटल आज का हीरो ऑफ द डे, 9% अप, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। रिजल्ट में, नतीजों में ऐसा क्या था, बताएं। सम्मान कैपिटल के लिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये क्वार्टर एक क्लीन अप क्वार्टर की तरह था, एक रीसेट क्वार्टर की तरह था, और अब यहाँ से सम्मान कैपिटल की नई शुरुआत है। इसी वजह से स्ट्रीट के फोकस में आज सम्मान कैपिटल है। और अगर हम देखें नंबर्स पे तो 8,000 करोड़ का लॉस देखने मिल रहा है, लेकिन ये जो IHC का कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था, सम्मान कैपिटल ने उसे प्रोविजंस और राइट ऑफ्स और ARC सेल का जो लॉस है, इसकी वजह से वो 8,000 करोड़ का लॉस देखने मिल रहा है हमें। अगर हम फाइनेंस कॉस्ट देखें तो 1,680 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट इनकम भी अराउंड 1,000 करोड़ की है, जिसकी वजह से NII पे काफ़ी प्रेशर है। लेकिन स्ट्रीट वीक नंबर्स को ना देखते हुए आगे की टर्न अराउंड स्टोरी पे फोकस कर रही है। सम्मान कैपिटल का कहना है कि जो IHC कैपिटल इन्फ्यूजन है, उसके बाद जो उनका ओपनिंग AUM है 53,000 करोड़ का,
वो GNPA और NNPA ज़ीरो GNPA और NNPA कैरी कर रहा है। और इतना ही नहीं कि 50 दिनों के अंदर तीनों रेटिंग एजेंसीज़ ने अपनी रेटिंग अपग्रेड करके AA+ कर दी है, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस होंगे। मैनेजमेंट का कहना है बोरोइंग कॉस्ट जो है 150 से 270 बिप्स के आसपास रिडक्शन देखने मिल सकता है, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स इंप्रूव होंगी। अगर हम देखें ग्रोथ रोड मैप भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। शुरुआत में मैनेजमेंट ने कहा मॉर्गेजेस ग्रोथ ड्राइव करेंगे, उसके बाद गोल्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स आगे जाके ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने अगले कुछ सालों में 2 लाख करोड़ का AUM, 4.4% ROA एंड हाई टीन ROE का एग्रेसिव टारगेट रखा है। दिलचस्प बात यह है कि अभी भी स्टॉक 0.95 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो अगर मैनेजमेंट ने ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट कर लिया तो आगे जाके वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में सम्मान कैपिटल के लिए काफ़ी चीज़ें प्रूव करने के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो था अब वो हट चुका है पूरे क्लीनअप, लेगेसी बुक के क्लीनअप के साथ। और अगर मार्केट कंडीशन सम्मान कैपिटल को सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड स्टोरीज ये NBFC सेक्टर में बन सकता है। ऑल राइट, शुक्रिया अनन्या जानकारी के लिए, हाइलाइट्स के लिए। अच्छा, CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर ने भी इनफैक्ट एक्सक्लूसिव बातचीत की सम्मान कैपिटल के MD एंड CEO गगन बंगा जी से, और गगन बंगा जी ने कहा है कि लेगेसी अकाउंट्स बंद करने का बहुत बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं। तो ये जो ओपनिंग AUM है 53,000 करोड़ की, ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा अर्निंग इंजन है। बट उससे पहले, एंड ये मैं बहुत फर्मली बोलना चाहूंगा, उससे पहले इस पूरी एक्सरसाइज से जो एक चीज अचीव हुई है वो ये है कि ये जो लेगेसी की किताब थी ये फाइनली फॉर्मली वंस एंड फॉर ऑल बंद कर दी गई है। अब आगे देखेंगे, आगे ग्रो करेंगे, 30,000 करोड़ रुपया इस साल डिसबर्स करेंगे, अगले साल 50,000 करोड़ रुपए डिसबर्स करेंगे, 2 लाख करोड़ की AUM लेके जाएंगे एंड बिजनेस की साइकिल्स को थ्रू दीज बफर्स बेहतरीन तरीके से मैनेज करें। आज का हीरो ऑफ द डे, ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ लेकिन अच्छे मूव्स आए इसमें। और सम्मान कैपिटल पहले 7-8% ऊपर खुला, फिर इंटरडे में 11-12 तक गया था और अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, करीब 8% ऊपर है। अच्छा, कैश मार्केट की कॉल शुरू करें ना, इससे पहले आशीष चतुर्मोता जी, एक सबसे पहले तो आपको एक बधाई दूंगा, एक बार सीमेंस एनर्जी लेकर आइएगा, क्योंकि देखिए सीमेंस एनर्जी कल हमने सुबह डिस्कस किया था, कैश हिताची ने सीमेंस एनर्जी, हाँ अलग अलग स्टॉक, हाँ। अब इसमें कल बड़ा मूव आया, आज बड़ा मूव आया, आपका मेरे ख्याल से 3600 का टारगेट था शायद, है ना, और वो अचीव हुआ और एक ही दिन में अचीव हुआ, बहुत बड़ी बात थी। इसमें टारगेट हिट की स्टैंप लगाइएगा। तो अब जिन्होंने लिया कल आपके कहने पर वो प्रॉफिट बुक करें या अब आप कोई नया टारगेट लेके आएंगे इसके लिए? तो अनुज देखिए, हम इस पूरी थीम पे काफी पॉजिटिव है, खासतौर पर ट्रांसफॉर्मर्स HVDC ये जो सेगमेंट है, ये हमें लगता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है और फाइनेंशियल ईयर 30 तक हमें लगता है कि ये जो बॉटलनेक है बनी रहेगी, और जिसके चलते चाहे वो हिताची, जी वर्नवा जैसे स्टॉक थे या सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनी जिनकी ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले एटलीस्ट 5-6 साल हमें लगता है स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो जिसके चलते हमें लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। हमने कल इसको करीब 3190 के आसपास, 3200 के आसपास बात की थी। कल एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आई है, तो मुझे लगता है कि फ्रेश इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशनल साइड पर इस स्टॉक में बना होगा, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम से करीब 30 लाख शेयर का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और उसके बाद आज भी एक अपटिक आई है, तो मुझे लगता है शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट इवेंचुअली अब स्टॉक कहीं ना कहीं 4200 की तरफ पोजिशनली जाता हुआ हमें नजर आता है। तो ट्रेंड को राइड करना ही मेरे हिसाब से एक बेहतर तरीका होगा इस स्टॉक के लिए। ओके, ट्रेंड को राइड करे, सीमेंस एनर्जी पर ये व्यू हो गया। अभी भी फ्लेवर में बना हुआ है, शानदार रैली और अच्छा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। गाबर सर, आशीष चतुर्मोता जी से भी और सोमिल जी से हम कैश कॉल लेंगे। तो सोमिल जी बता दीजिए, कैश के लिए कौन सा काउंटर चुन रहे हैं आप?
कैश काउंटर में चुन रहा हूँ थर्मैक्स। थर्मैक्स मुझे लगता है कि पहले भी मैंने सुझाया है ये एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। 1 डेढ़ महीने पहले एक ब्रेकआउट हुआ था अबव 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक बड़ा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना था जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है जो आज के सेशन में ऊपर की तरफ टूट रहा है। ग्रेट साइन, ग्रेट सेटअप। नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे 4430 पर और टारगेट होगा 4880। आशीष आपने क्या पिक किया? तो देखिए थर्मेक्स मुझे भी काफी पसंद है, पर अब जो नॉन कैपिटल मार्केट केपेक्स कैपिटल गुड्स रिलेटेड थीम के अलावा अगर से मैं जाना चाहूंगा तो मैं कैपिटल मार्केट में जाना चाहूंगा, और वहाँ हमारा एक फेवरेट स्टॉक रहा है, काफी समय से चर्चा कर रहे हैं, एंजल वन की। क्लियरली मुझे लगता है आज एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर स्टॉक का हुआ है, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे 430 450 तक के लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। मुझे लगता है अब ये जो आज के वॉल्यूम जंप के बाद स्टॉक का बेस बना है वो काफी स्ट्रांग है। 310 रुपए पे मेरे हिसाब से अच्छा बेस है, 420 का शॉर्ट टर्म और 450 तक का पोजिशनली मीडियम टर्म का टारगेट मुझे लगता है एंजल वन में देखने को नजर आएगा। 21% का करीब करीब मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। चाहे कमोडिटीज मार्केट की बात करें वहां पे भी एक स्ट्रांग मार्केट शेयर एंजल वन का बना हुआ है। एफ&ओ मार्केट में 21% का मार्केट शेयर है, कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 18% का मार्केट शेयर है। तो एक स्ट्रांग प्लेयर है विद इन द ब्रोकिंग बिजनेस। साथ ही साथ जो हमें लगता है नए एवेन्यूज है, जैसे कि एंजल वन का जो म्यूचुअल फंड चालू हुआ है, तो हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इटसेल्फ हमें लगता है 4 टाइम्स यहाँ से ग्रो होती हुई नजर आएगी, और उसका क्लियर बेनिफिट बिकॉज ऑफ स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन रीच एंजल वन को देखने को नजर आएगा। और इन्होंने एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट भी अब चालू कर दिया है आयोनिक वेल्थ के नाम से, और वहां पे भी हमें लगता है कि एक स्ट्रांग टेलविंड सेक्टर की इनको देखने को नजर आएगी। तो 3 सिलेंडर्स जो है मुझे लगता है फायर करते हुए नजर आएंगे एंजल वन के केस में, और जिसके चलते मुझे लगता है कि ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट विद इन द कैपिटल मार्केट्स थी। एंजल वन आपका बाय कॉल है इस वक्त क्या, और अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर आप क्या पिक करेंगे? वीरू मेरे ध्यान में है पॉलीमेड। पॉलीमेड ट्रेड कर रहा है 1541 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 1510 का, 30 रुपए का स्टॉप है करीब। टारगेट होगा 1600, स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए बन सकता है पॉलीमेड। पॉलीमेड आपका यहाँ पे बाय कॉल है, और पॉलीकैब लगभग 9200 पे। अच्छा, एक इस बीच मैं थोड़ी देर से मेरी जो डेविड अच्छा पॉलीमेड पिक किया है, जरा प्लीज़ रखिएगा। पॉलीमेडिक्योर आपकी स्क्रीन पे 1541। मैं भी थोड़ा सा देख के कंफ्यूज हो गया, सिंस इट्स फॉर कैश कॉल क्यों डेरिवेटिव्स की स्टॉक दे रहे हैं सर। इट्स पॉलीमेडिक्योर आपकी स्क्रीन पे 1541 पे। अच्छा, जरा एक बार लिखे आइए OI आप JSW एनर्जी का प्लीज़। पिछले 20 मिनटों में जरा इसका OI एडिशन देखिए। मानस, आई होप आप इसे ट्रैक कर रहे होंगे और इसके OI बिल्डअप ने आपको भी थोड़ा सा स्ट्राइक किया होगा। डे हाई पर है, बड़ा अच्छा खूबसूरत एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है, और एक 10-20 डेमा का। JSW एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ क्षमा चाहूँगा। इनफैक्ट आपकी रीडिंग क्या है मानस? एक स्विंग के लिए तैयार हो रहा है क्या? कुछ ऐसा ही स्विंग जनरेट हुआ था 13 अप्रैल को, है ना? वैसा ही ठीक रेप्लिका है उसका, है ना? बिल्कुल, देखिए कल ही स्टॉक ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रीगेन कर लिए। हाई टॉप से हाई बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 585 का था स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो अब वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को अब आपको 534 के नीचे लगाना है। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको वही फॉलो करना पड़ेगा 534 का। टारगेट ऊपर की तरफ 580 से 585 तक के आप सेट करके चल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिएगा जरा स्क्रीन पर, और एक वापस कोशिश हो रही है, कोशिश हल्की सी छोटी सी ऊपर आने की, देखते हैं अब सक्सीड होती है या नहीं होती है। आज थोड़ी सी मार्केट की दिक्कत का कारण रहा इन्फोसिस में थोड़ी सी डिक्लाइन आई आज, और इसके अलावा एक बार आप लेकर आइए रिलायंस में भी आज थोड़ा सा प्रेशर आया हायर लेवल से। तो ये 2 स्टॉक्स थे जिनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी आपको गिरावट की तरफ दिखाई देंगे। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आशीष आपसे, ग्रासिम पर क्या सेंस कर रहा है मार्केट? ये जिस तरीके से इसमें रैली हुई है, इस महीने 12% ऊपर है।
नहीं, डेफिनेटली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का बिजनेस है, और हमें लगता है कि ये जो क्रूड रिलेटेड जो ट्रेंड हमें देखने को मिले, और उसका भी एक क्लियर बेनिफिट कहीं ना कहीं इस कंपनी को देखने को नजर आएगा, जो कि वीएसएफ सेगमेंट के अंदर में ऑपरेट कर रही है। कॉस्टिक सोडा, स्पेशलिटी केमिकल, इस सभी सेगमेंट में ये काफी अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ अभी हमें लगता है कि ये जो बिजनेस की टेलविंड है वो काफी इंप्रूव हुई है। आप देखेंगे मार्जिन प्रोफाइल बहुत कंसिस्टेंटली अपनी 20-21% की ये मेंटेन कर रहे हैं, और डिविडेंड पे आउट काफी स्ट्रांग है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि पूरा आदित्य बिरला ग्रुप में कहीं ना कहीं एक री रेटिंग है। आप देखिए वोडाफोन जैसा स्टॉक में 13 रुपए के ऊपर कंटिन्यूसली स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आज जो री रेटिंग है ये शायद स्टॉक को 3400 रुपए तक लेकर जा सकती है। तो हम एक पॉजिटिव और बाय साइड का व्यू ग्रासिम के ऊपर मेंटेन रख रहे हैं। ग्रासिम वाकई अगर आप देखिए बेहद शानदार मूव, इस वक्त स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, सुबह हमने इसके ब्रेकआउट को पकड़ा था। आप चलते हैं, रुचित जैन इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं टेक्निकल पैनल में। रुचित, गुड आफ्टरनून, ट्रेड आपका इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो मन्नापुरम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी आज का ट्रेड। सो आइडियली हम देख रहे हैं कि हाई टॉप हाई बॉटम की स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बन रही है, और जो भी छोटे मोटे डिक्लाइन रिसेंटली आए हैं उसमें 20 डे में एक अच्छा सपोर्ट बेस बन गया है। पूरा कंसोलिडेशन जो हुआ है पिछले कुछ महीने में उसके स्विंग हाइज को ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक। सो यहाँ पे हम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में स्टॉक 340-345 के रेंज तक जा सकता है। सो करंट लेवल्स पे 310 के नीचे मन्नापुरम में खरीदारी की सलाह रहेगी 340 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क की। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे क्लियरली, और करीब 7.5% नीचे है। काफ़ी समय हो गया जुबिलेंट फूडवर्क को वैसे इस प्राइस रेंज में रहते हुए। एक बार इसका 3 साल का चार्ट लेकर आएंगे जुबिलेंट फूडवर्क का, और देखते हैं ज़रा ये कहाँ पर है। एक समय था जब ये काफ़ी मार्की स्टॉक माना जाता था। अब देखें तो आप बिल्कुल इसने चलना बंद कर दिया, और फॉर लॉन्गेस्ट कोई रिटर्न्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी भी बुल और बेयर दोनों हैं। तो बात करते हैं नूपुर और श्रेया से, हमारी फेवरेट सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर में। तो बताइए कौन है बुल और कौन है बेयर? सर आज तो मेरी मजबूरी बन गई, हरे ड्रेस में पहन लिया तो बुली बनना पड़ा। लेकिन मूड खराब हो या बोली थी आप मूड खराब हो या मूड अच्छा हो, पिज़्ज़ा पार्टी तो दोनों ही केस में बनती है, चाहे स्टॉक परफॉर्म करे ना करे। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी भी इसके लिए स्टैंड आउट करते हैं। डोमिनोज का रनवे देखे तो अभी भी काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है कि पेनिट्रेशन जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में वो वहाँ पे हेडरूम अभी भी बना हुआ, ग्रोथ की संभावना भी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट Q4 में करीबन 60 नए स्टोर कंपनी ने खोले थे, अनुमान 33 का था। तो स्टोर एक्सपेंशन की जो स्टोरी है वो अभी भी बरकरार इस कंपनी के लिए है। पता नहीं कौन से स्टोर एक्सपेंशन की बात कर रही हैं। सेम स्टोर सेल ग्रोथ देख लीजिए, इसका बहुत ही ख़राब है जुबिलेंट का। मौजूदा स्टोर में डिमांड नहीं है नुपुर, और साथ ही आपने जो एक्सपेंशन की बात की, स्टोर एक्सपेंशन कर रही है फिर भी रिकवरी के संकेत नहीं है जुबिलेंट की। जब मैनेजमेंट ही इतना सतर्क हो जाए तो कौन सा एक्सपेंशन? पिज़्ज़ा पार्टी तो नहीं होनी चाहिए अब। पिज़्ज़ा पार्टी तो श्रेया अभी भी चल रही है, क्योंकि बेस देखें SSSG ग्रोथ का तो वो 12% का था, यानी कि पिछले साल इसी समय 12% की ग्रोथ आई थी। उस पर पॉजिटिव ग्रोथ करिए, चाहे वो 0.2% के, तो पॉजिटिव ही मान लीजिए, नेगेटिव तो नहीं करी। हाई बेस पर अगर नेगेटिव आती तो शायद ज़्यादा नेगेटिव हो जाता। दूसरी बात, जो डिजिटल पुश है इस कंपनी का वो भी एक पॉजिटिव यहाँ पे इकोसिस्टम लेके आता है। और आगे चल के जो कंपनी प्राइस हाइक लेने वाली है, मार्जिन प्रेशर की बातें हो रही है, जो गैस के प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से डेफिनेटली कॉस्ट इंपैक्ट रहेगा। लेकिन ईजी है इस कंपनी के लिए प्राइस हाइक लेना, और मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 में जो SSSG ग्रोथ होगी वो बेटर होगी Q4 से। देखिए मैनेजमेंट तो काफ़ी कॉशियस है नुपुर, मैं बता दूं आपको। सर ने 3 साल का चार्ट दिखा मात्र, एक बार हॉटबोर्ड पर हम 5 साल का भी चार्ट देख लेते हैं। आप 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, 3 महीने का चार्ट देख लीजिए, 5 महीने का चार्ट देख लीजिए। जुबिलेंट फूड ने निराश किया अपने निवेशकों को, नेगेटिव रिटर्न से मिले हैं। 1 महीने में 4.5% लुट का। एक बार 5 साल का चार्ट रखिए जुबिलेंट का। 5 साल का नुपुर आपके लिए आंकड़े शायद आपको याद रखने चाहिए। 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है जुबिलेंट फूड ने। नतीजे आप कह रहे हैं कि ठीक है, पिछले साल भी अच्छी थी, और नतीजे अच्छे रहने के बावजूद अगर ये हाल है जुबिलेंट फूड का, आज स्टॉक में 8% की करेक्शन, तो सोचिए अगर नतीजे थोड़े इधर उधर हो जाते तो फिर जुबिलेंट फूड का क्या हाल होता। अच्छा, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी है, इन्फ्लेशन चरम पर है, जिस पर मैनेजमेंट ने अपनी तर्क दिए हैं। मार्जिन्स पर लगातार दबाव है और आगे भी इसकी संभावनाएं हैं, आशंकाएं जताई जा रही है। तो स्टॉक रिएक्शन
आगे की तस्वीर को देख के होता है और आगे की तस्वीर जुबिलेंट फूड के लिए धूमिल नजर आ रही है, तो वैसे ही रिएक्शन मिलेगा नूपुर यहाँ पर। लेकिन शायद आपको पिज़्ज़ा पसंद नहीं हो, DIS को तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। जुबिलेंट अभी भी DIS के पोर्टफोलियो में 36% दिखेगा। दिसंबर के क्वार्टर में मात्र 35% के आसपास की होल्डिंग थी, अभी 36% के, तो लगातार भरोसा बना हुआ है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे जो है फेवरेबल ही नजर आ रहे हैं। जो डिजिटल का एक केपेक्स क्या आता, वैल्यूएशन तो काफी महंगे, 800 रुपए का स्टॉक अगर 400 रुपए हो जाए तो 100 का वैल्यूएशन 50 हो जाता है, तो वो तो फेवरेबल ही हो जाता है। जो डिजिटल पुश और जो केपेक्स कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किया है ना, वो अब पूरा हो चुका है। उसी की वजह से 19% के मार्जिन सुधर के 20% हो गए। मार्जिन प्रेशर है हल्का फुल्का, वो तो मान रही है ना आप, मार्जिन प्रेशर रहेगा ना, वो सारी कंपनीज के लिए है, वो सारे QSR के लिए है। नुपुर, आपने वैल्यूएशन की बात मैं बताती हूँ, शेयर करीब 80 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है। काफी इतनी करेक्शन के बावजूद अगर आप देखें तो अभी भी महंगा है। ब्रोकरेज हाउस आप कह रही थी पॉजिटिव है, एस्टिमेट घटाया है उन्होंने एबिटा का 10 से 12% का अनुमान घटाया, यानी कि अर्निंग्स जो है अभी भी उसको लेकर काफी सतर्क बने हुए हैं। इतना ही नहीं, टारगेट प्राइस भी जुबिलेंट फूड पर अगर आप देखें ब्रोकरेजेस की, तो वो भी घटाई गई है। कमेंट्री मैं सुबह पढ़ रही थी और ब्रोकरेज रिपोर्ट में पेश भी किया था, लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की श्रेया, अभी भी टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से ऊपर है और उसका एक ही रीजन है कि जो केपेक्स कंपनी पिछले कुछ समय में कर रही थी ना, वो अब पूरा हो चुका है। उसका मार्जिन लेवरेज आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखेगा, रिएक्शन नहीं दिखेगा, अब दिखेगा आपको मार्जिन में। और सबसे बड़ी बात, QSR स्पेस में जुबिलेंट के अलावा दूसरा प्लेयर चुनना भी डिफिकल्ट है, तो स्पेस में एक ही प्लेयर है और मार्जिन एक्रेटिव आने वाले इंटरनेशनल है, उसका पिज़्ज़ा कंपटीशन दे रहा है, तो है ऐसा कुछ नहीं। पिज़्ज़ा कंपटीशन दे सकता है लेकिन नंबर्स में बहुत पीछे है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें आप दोनों की जो बातचीत है उसको थोड़ा सा विराम देते हैं, चलते हैं अंपायर साहब के पास। अनुज, थोड़ी बहुत लड़ाई होनी बाकी थी, मैंने बीच में रोक ली है ना, क्या लग रहा है? बिल्कुल। और देखिए क्या है ना कि नूपुर नॉर्मली ना आशीष को बहुत कम बोलने देती हैं, लेकिन श्रेया ने आज वो पलट दिया, वो ज़्यादा मतलब वो नूपुर को से भी ज़्यादा मतलब एक सर आज मेरे लिए तो मेरी ड्रेस मजबूरी बन गया था ना, तो ऑप्शन नहीं था। थोड़ा सा ज़्यादा आज श्रेया ने एग्रेशन दिखा दिया। वैसे देखिए क्या होता है ना, जिस तरफ का प्राइस होता है ना, उस तरफ की आर्गूमेंट अपने आप हावी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑब्वियसली नूपुर के लिए मुश्किल था आज। लेकिन देखिए इस स्टॉक के जो बेस्ट डेज है ना, वो निकल चुके हैं वीरू। मतलब इनके पास अब कोई मोट नहीं है, मतलब मुझे ना उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं एक खास स्पेशल लिख दिया, वरना कोई मोट नहीं है। वैसे एक मोट होता है ना जो एक बिजनेस में, वो नहीं है इस समय जुबिलेंट फूडवर्क में। और मेरा मानना ये है कि आगे आगे जाते हुए खाने पीने की जो महंगाई है वो बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा वो, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अब देखिए आप ब्रिटानिया ने सीधा 5 रुपये से जैसे ब्रेड के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, दूध के दाम बढ़ गए, ये सब चीज़ें जो हैं, अब वो पिज़्ज़ा में जो है ना, वो एकदम से अगर आप उसको परसेंटेज में ट्रांसलेट करेंगे तो सीधा एक पिज़्ज़ा में 100-200 रुपये की प्राइस हाइक होती है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी टफ होती है। लेकिन वीरू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वैसे एक्चुअली इस पर, क्योंकि आप तो काफ़ी पिज़्ज़ा पार्टी में इनकी मैंने सुना है शामिल होते रहते हैं ना। नहीं, मैं वो तो देखिए क्या है, कैंटीन हमारी है 18th फ्लोर, तो आते जाते रहते हैं तो दिखाई देता है कि जुबिलेंट की पार्टी चल रही है। खैर वो तो उनके लिए अच्छा ही है। मैं जानते हैं अनुज, अगर इस बार आप फ्राइडे को कभी नोएडा आइएगा, है ना, फ्राइडे या सैटरडे या संडे को आप नोएडा में शाम को घूम के देखिएगा। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर जुबिलेंट का एक आउटलेट है, मैं मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में उसे देखा नहीं होगा। इतना ऑर्गेनाइज वे में अगर आप देखें, इस वक्त जो रोड साइड फूड है ना पूरे नोएडा में प्रचलित है कि पूछिए मत। वो इनके रेवेन्यू का, इवन और भी किसी अगर आप देखें आउटलेट का, किसी जो मॉल में होता है, वो इतना बड़ा शेयर खा रहे हैं ना अनुज के पूछिए मत। और दूसरी बात, इनकी जो बिरयानी फेल हो गई, मैं उससे भी थोड़ा सा हतोत्साहित हूँ, वो भी अच्छा लगा। लेकिन सही मायने में इनका एक बड़ा जो शेयर है ना, वो ये रोड साइड आउटलेट्स, जो कि अब नोएडा में एटलीस्ट डेरी एनसीआर में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आ चुके हैं, वो खा रहे हैं। इस पर आपका क्या व्यू होगा? फिर आपने यादें ताज़ा करा दी। वैसे मुझे याद है जब फिल्म सिटी में हमारा ऑफिस था और मैं जब दिल्ली आया करता था, सुबह का शो करके हम दोनों जाया करते थे वहाँ पर गाड़ी पार्क करके, और नियम से आपका मुझे याद है एक स्टैंडर्ड सैंडविच हुआ करता था और मेरा एक स्टैंडर्ड पराठा हुआ करता था, हम वो खाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे वो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है इस स्पेस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक न्यूट्रल व्यू भी ले लेते हैं, आशीष चतुर्मोता से पूछ लेते हैं। आशीष, 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस, फाइनली क्या कुछ सेंस है बाइंग करने की या अवॉइड करेंगे? नहीं, क्लियरली अवॉइड करेंगे अनुज। और पिछले 4 सालों से इसको
अवॉइड ही किया है। रीजन बहुत सिंपल है, जो एक तो वीरू ने कहा बहुत बड़ा एक तो प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑर्गेनाइज प्लेयर से तो आई, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ही स्ट्रांग हुआ और उसका डेंट इनको देखने को मिला। प्लस साथ में जिस तरह से जोमेटो, स्विगी और ऑनलाइन डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट बना, तो आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे अपने आप को जस्ट जुबिलेंट फूड से पिज्जा मंगाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं डेंट आ गई। प्लस साथ में जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस किए वो भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, तो इसको क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। ना सिर्फ जुबिलेंट फूड, पर आप देखिए ये इम्पैक्ट आपको दूसरे भी जो QSR सेगमेंट में प्लेयर्स हैं, चाहे सफायर या देवयानी की बात करें, उनमें भी ये प्रेशर आपको देखने को मिला। साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ा, उसका डेंट भी देखने को नजर आ रहा है। तो क्लियरली मुझे लगता है इस स्पेस से अभी थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। जी हाँ। और मेरे ख्याल से श्रेया, जब अगली बार सर्दी में कभी लौटना ना तुम दिल्ली, है ना, दिल्ली या फिर नोएडा, कुछ मार्केट्स को देख के लगेगा यार ये चांदनी चौक में आ गई हूँ क्या मैं, कुछ ऐसा महसूस होगा। मतलब इतना क्राउड, इतने आउटलेट्स की पूछे मत। नहीं सर, मैं पहले भी नोएडा में थी और अब भी आ रही हूँ सैटरडे संडे। श्रेया, मैं बता रहा हूँ पिछले दो तीन हफ्तों में तो मैं खुद अचंभित हो गया हूँ। अब यकीन मानिए जितने आउटलेट्स की संख्या है ना, मैं खुद अचंभित हो गया हूँ। फिर श्रेया आ रही है इस वीकेंड पे, आप ले जाइएगा श्रेया को और दिखा दीजिएगा, है ना, जिस तरीके से अब तो प्रेशर बन गया वीरू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में और धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए शिल्पा जी हैं, मानस जी हैं, अमित जी हैं। शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी बिल्कुल, यहाँ पे धमाकेदार ऑप्शंस के लिए मेरा ध्यान GMR एयरपोर्ट पे है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 100 तक की भी जगह है ऑन द अपसाइड। तो 96 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹1.60 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹1 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा टुवर्ड्स 2.7, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 3.5 भी आप एक्सटेंडेड टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, GMR एयरपोर्ट्स शिल्पा जी को भा रहा है धमाकेदार ऑप्शंस में। मानस जी, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक? तो देखिए एम्बर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एम्बर में काफी दिनों के बाद कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 50 डे और 100 मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। तो एम्बर का 7600 का कॉल ऑप्शन जो ₹165 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 74 के स्टॉप लॉस से 325 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, आपका एम्बर एंटरप्राइजेस है। अमित जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, फ्यूनिक्स मिल्स में हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से। यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है। 1800 का कॉल ऑप्शन करंटली ट्रेड कर रहा है ₹20 पे। 1800 का कॉल ऑप्शन ₹20 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा ₹10 का और टारगेट्स रहेंगे ₹40 और ₹60 के। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस की ट्रेड्स पूरी हुई और काफ़ी ट्रेड्स यहाँ पर आई, पर मार्केट बिल्कुल नीरस, एकदम ऐसा लग रहा है कि 3:30 कब बजें और कब ये टॉर्चर ख़त्म हो। मीनवाइल एक बार PI इंडस्ट्रीज रखिएगा वापस ज़रा 6-6.5% नीचे। अच्छा, एक बार बॉश रखिए। बॉश, ये आशीष आज बॉश को क्या हुआ? नंबर तो ठीक ठाक लग रहे थे प्राइमा फेसी, हालांकि मैंने सुबह एनालाइज ज़्यादा किए नहीं, लेकिन ऐसा क्यों गिर गया स्टॉक? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से मोर ऑफ जनरल प्रॉफिट बुकिंग थी। मैं रिजल्ट को देख करके हमें जरा भी चैलेंज नहीं लगा। इनफैक्ट हमें लगता है कि जिस तरह से मार्जिन कंटिन्यूसली, उल्टा मार्जिन में तो बेहतर हमें वो देखने को नजर आया। इनफैक्ट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो एक अच्छा जंप हमें देखने को नजर आया। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ मे बी मोर ऑफ डिस्काउंटिंग शुरू हुई, बट ऑन डिप्स मैं समझता हूँ दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय बॉश। और आप देखेंगे स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ रहा है। तो 35,000 का जो जोन होगा वो मेरे हिसाब से बाइंग जोन के तौर पर मैं देखता हूं बॉश को, और मीडियम टर्म में ये स्टॉक 40 से 42,000 की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए बॉश पर हो गया एक व्यू। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की जिसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत समय के बाद एक एनिमल स्पिरिट्स जागी है कि हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप में ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं, वोडाफोन आइडिया में, आदित्य बिरला कैपिटल में, ग्रासिम में, हिंडाल्को में, सभी में हमने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं, केपेक्स को लेकर, फंड रेजिंग को लेकर, और कुमार मंगलम बिरला की बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। नूपुर से जानते हैं इस ग्रुप में आखिर हो क्या रहा है। नूपुर बताइए। बिल्कुल, पिछले 1-1.5 साल का पूरा चिट्ठा निकाले तो यहाँ पे आपको या बड़ा केपेक्स भी नजर आएगा, फंड रेजिंग भी नजर आएगी, और जो बॉडी लैंग्वेज आदित्य बिरला साहब की वो भी काफ़ी बदलती हुई दिखी है। 5 कंपनियों में करीबन 14,730 करोड़ का यहाँ
पे फंड रेज कंपनी ने किया है, इस पूरे ग्रुप ने किया है और 5 लिस्टेड कंपनीज में इसे किया गया। और हाल ही में जो सबसे बड़ी डील हुई थी वो वोडाफोन आइडिया की थी, करीबन 4730 करोड़ का यहाँ पे वारंट जो जारी किया गया था, वो इस सबसे बड़ी पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा फंड रेजिंग वहीं पर देखने को मिली है। केपेक्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, ग्रासिम सबका मिला ले टोटल तो 80,000 से ज्यादा करोड़ का यहाँ पे जो एक निवेश कंपनी और पूरा ग्रुप ये करता हुआ दिखा इनके लिस्टेड कंपनीज में। स्टॉक वाइज एनालिसिस करते हैं, एबी कैपिटल हाल ही में 20 मई के दिन यानी कि कल के दिन जो अनाउंसमेंट आई थी 356 रुपए के भाव पे 4000 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू यहाँ पे ग्रुप करने वाला है। लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो एक्सपेंशन के प्लान यहाँ पे अनाउंस किए वो एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए बनता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया लगातार चर्चा में बना हुआ है, काफी कुछ फंड रेज पहले भी कर चुका है और हाल फिलहाल में 4730 करोड़ का वारंट इशू को जो मंजूरी मिली है एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर भी बनते हुए दिखा है। 5G रोल आउट और नेटवर्क एक्सपेंशन पर भी कंपनी का फोकस है और आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी भी इस फंड इन्फ्यूजन यहाँ पे करती हुई आपको नजर आएगी। ग्रासिम इंटरेस्टिंग यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट पिछले 1.5 साल में होते हुए दिखे। आदित्य बिरला रिन्यूएबल जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, दिसंबर के महीने में ब्लैक रॉक और जीआईपी ने करीबन 3000 करोड़ का निवेश करने की बात की थी। जो डील की वैल्यू निकल के आई थी वो 14,600 करोड़ के आसपास थी। रिन्यूअल पोर्टफोलियो को एक्सपेंशन का मोटिव यहाँ पे मिलते हुए दिखा था और ग्रासिम ने खुद ने 500 करोड़ का जो कैपिटल इन्फ्यूजन है अपनी सब्सिडरी में भी अनाउंस किया था। साथ ही साथ जो पेंट का कारोबार है बिरला ओपिस का, उसमें भी 10,000 करोड़ का केपेक्स जो है वो पूरा कर चुकी है कंपनी और उसी वजह से आज देखे इसके प्रेजेंटेशन में तो दूसरा बड़ा प्लेयर पेंट कैटेगरी में ये उभर के आता हुआ नजर आएगा। आपको मार्केट शेयर भी गेन करता हुआ दिख रहा है। कंज्यूमर बिजनेस एक्सपेंशन जो है उसका भी फेज अब शुरू होते हुए नजर आया। हिंडाल्को दिसंबर के महीने में नोवेलिस में $750 मिलियन का इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पर कंपनी ने किया है। इनफैक्ट 55,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी अनाउंस कर चुकी है। मेजरली ओडिशा में करीबन 21,000 करोड़ का यहाँ पे केपेक्स आपको करती हुई दिखेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो कैपेसिटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई दिखी है, चाइना को छोड़ दे तो। इनफैक्ट वायर्स एंड केबल में भी 1800 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है। जो कंपनी की फैशन के जो दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर भी पिछले साल $490 मिलियन का फंड जुटाया था और दोनों ही कंपनीज को अलग किया गया था। तो आदित्य बिरला फैशन साथ ही साथ आदित्य बिरला लाइफस्टाइल दोनों कंपनीज देखें तो अब ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी एंट्री और सबसे ज्यादा चर्चा में रही है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट। जो कंसोर्शियम था उसको 16,600 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और आरसीबी का 100% एक्विजिशन किया है। बिल्कुल, और काफ़ी पैसा आप लगाया है। बिल्कुल नूपुर, शुक्रिया। तो ये बात हो गई आदित्य बिरला ग्रुप की। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं और 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सौमिल जी हैं हमारे साथ, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चंद्रमोहता जी हैं। तो शिल्पा जी सस्ता ऑप्शन में क्या पिक कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अनु जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए ट्रेंड पे मेरा ध्यान है। ट्रेंड मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 4200 कॉल ऑप्शन जो रफली 44 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टुवर्ड 75 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 90 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ओके, ट्रेंड 4200 की कॉल आपको पिक करनी है। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा एफएनओ सुपरस्टार? मेरा ट्रेड होगा केईआई पर। केईआई में आज के सेशन में जो प्रीवियस वीकली स्विंग हाई थे वो ऊपर की तरफ टूटे हैं, टेकिंग सपोर्ट एट 10 and 20 डेली मूविंग एवरेज। गुड सेटअप। यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी फ्रेश बाय सिग्नल आए हैं इन द लोअर डिग्री टाइम फ्रेम। वेरी गुड सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 5130 और ऊपर में टारगेट्स होंगे 5450। केईआई इंडस्ट्रीज एफएनओ सुपरस्टार में सौमिल जी के पिक हो गई। मानस जी, आपका चार्ट का चमत्कार? देखिए, डिक्सन पे एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है जहां पर स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है और स्टॉक अब तैयार है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 11,100 का स्टॉप लॉस लगा लें, 11,700 तक के टारगेट्स पॉसिबल। चलिए मिड कैप फंडा के लिए अब आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो मैं जानना चाहूंगा अनुज, डेटा पैटर्न के साथ जो कि डिफेंस के सेगमेंट के अंदर में ऑपरेट करती है और एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और इनके जो मेजर कस्टमर है वो डीआरडीओ है, एचएएल है, बीईएल है, हनीवेल जैसी कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं।
हमें लगता है कि ये जो कंपनी है आने वाले कुछ सालों तक के 25% केगर से अपनी टॉप लाइन को ग्रो करेगा। मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी कंटिन्यूसली बना रहा है, और जिसके चलते हमें लगता है पैट की जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहेगी आने वाले 3 से 4 सालों में। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और अभी जो रिजल्ट आए वो भी काफी इंकरेजिंग थे, जिसके चलते हमें लगता है कि स्टॉक एक स्ट्रांग अपट्रेंड में भी बना हुआ है, कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम बना है। 3700 के जोन पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने लिया है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक मैनेज करता है तो 4600 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेटा पैटर्न के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। डिफेंस स्पेस से डेटा पैटर्न्स अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में। आशीष चतुर्वेदी जी को तो रखे रडार पर। चार का चौका हो गया है पूरा रिकैप, और हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा जी ने सुझाया ट्रेंड, आज अच्छी तेजी है इसमें। 4200 की कॉल में पार्टिसिपेट करना, आपको 75 से 90 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 20 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में भा रहा है KEI इंडस्ट्री सोमल जी को 4450 का टारगेट देख रहे हैं वो। 5130 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। डिक्सन टेक 11700 के टारगेट है, 11100 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय चार्ट का चमत्कार मानस जी की तरफ से आया, और आशीष चतुर्वेदी जी ने मिड कैप फंडा में डेटा पैटर्न्स चुना है 4600 के लिए। 3700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यहाँ पर नंबर्स की बात कर लेते हैं, और कल निफ्टी में आइशर मोटर्स, हिंडाल्को और सन फार्मा के नतीजे आएंगे। वही वायदा में कोलगेट समेत 4 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली, नुपुर और कंचन। तो दीपाली, पहले आपके पास गुड आफ्टरनून, और आइशर मोटर्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। और आइशर मोटर्स के नंबर्स वाई बेसिस पे थोड़े इंप्रूव दिखाई देंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स का थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर सालाना आधार पर देखें तो जो नेट इनकम है वहाँ पर 14% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है वाई बेसिस पे। पैट में एडजस्टमेंट है, जिसके बाद 8% की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं। 1475 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। एबिटा में भी 1255 करोड़ से बढ़कर 1480 करोड़ के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी यहाँ भी 18% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। मार्जिन देखेंगे तो ये 24% से बढ़कर 24.8% पर आ सकते हैं, यानी 80 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हम वाई बेसिस पे देख रहे हैं। हालांकि रॉयल एनफील्ड का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहेगा। Q4 में रॉयल एनफील्ड की 12% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। हालांकि जो रॉयल एनफील्ड के एक्सपोर्ट्स रहे वाई बेसिस पे, वहाँ पर 2% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला। कई की मार्केट से जहाँ पर डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। हालांकि एक्सपोर्ट्स का जो ओवरऑल मिक्स था वो काफ़ी बैलेंस था, जिसकी वजह से सीक्वेंशियल बेसिस पे जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़े से इंप्रूव्ड होते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा, जनवरी में इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का हाइक किया था इनपुट कॉस्ट प्रेशर को एज आउट करने के लिए, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है मार्जिन पर। 80 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो ये डिक्लाइन भी है 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही है। मिक्स भी जो रहा है प्रोडक्ट का, जहां से ज़्यादा मार्जिन आते थे उन प्रोडक्ट्स की उतनी सेल नहीं हुई है। अच्छा, वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहां पर जो मार्जिन हैं वो भी सालाना आधार पर थोड़ा सा इंप्रूव हो सकते हैं, तो इसीलिए मार्जिन पिक्चर डिस्पाइट रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है थोड़ी सी बेटर दिखाई दे रही है। तो नंबर्स ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है, लेकिन कॉमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एजिंग मेजर्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आरई की एक्सपोर्ट मार्केट्स में डिमांड कैसी इमर्ज हो रही है, और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेकर भी डिमांड आउटलुक पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, आइशर मोटर्स की बात हो गई। हिंडाल्को और कोलगेट से क्या एक्सपेक्ट करें, ये नूपुर बताएंगे। नूपुर बताइए। बिल्कुल, हिंडाल्को भी फोकस में आते हुए दिखेगा, और यहाँ पे आपको नजर रखनी है नोवेल्स के ऑलरेडी नंबर्स आ चुके हैं। जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वहाँ पे थी उसका कंसोलिडेटेड में थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट में फायर लगी थी उसका इम्पैक्ट नोवेल्स के नंबर्स में भी नजर आया था, और वही कंसोलिडेटेड नंबर्स में फ्लो होगा। लेकिन इंडिया बिजनेस इस कारोबार के लिए यहाँ पे काफी पॉजिटिव ही रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में 12% की बढ़त देखने को मिलेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो प्लांट के इशू की वजह से 11% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन करीबन 12% के आते हुए नजर आएंगे, और मुनाफा देखें तो 4337 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंडिया बिजनेस पे फोकस करना है। नोवेलिस के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इंडिया का जो एबिटा होगा, जिसमें उत्कल का भी प्लांट इंक्लूडेड है, वहां पे करीबन 4% की वाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 5540 करोड़ के आसपास आपको एबिटा का नंबर आते हुए नजर आ सकता है। एल्यूमिनियम एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 3% की ग्रोथ लेके चल रहा है, जिस हिसाब से एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए थे, इस कंपनी को बेनिफिट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। केपेक्स कमोडिटी प्राइस ट्रेंड पे नजर रहेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री दोनों पर ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फोकस करना है इंडिया नंबर पे। इंडिया के नंबर्स काफ़ी अच्छे हिंडाल्को के लिए हो सकते हैं। कोलगेट की बात करें तो
यहाँ पर रेवेन्यू में 5% की बढ़त की उम्मीद लेके चल रहे 1531 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू के आंकड़े आते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफा देखें तो 4% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आ सकती है। मार्जिन 33% के रहने की उम्मीद है और मुनाफा देखें तो 4% की ग्रोथ के साथ 370 करोड़ के आसपास आपको आते हुए दिख सकता है। डिमांड सबड्यूड थी ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो एक इम्पैक्ट उसका भी रहेगा। हालांकि मात्र 2% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे। इंटरेस्टिंग ये बात है कि पिछले 3 क्वार्टर में नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली थी, तो हो सकता है इस बार पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ आपको आती हुई नजर आए। प्राइस मिक्स इंप्रूव होगा जिसकी वजह से पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहने की उम्मीद है, इसलिए जो एबिटा लेवल के मार्जिन होंगे हल्के दबाव के साथ आते हुए नजर आएंगे। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, साथ साथ डिमांड ट्रेंड को लेकर। तो म्यूटेड परफॉर्मेंस कोलगेट की तरफ से। ओके, ये रही बात कोलगेट की। अब चलते हैं कंचन के पास सन फार्मा के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन है सन फार्मा से? जी, सन फार्मा के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इस क्वार्टर में हमें अच्छे साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो करीबन 14,499 करोड़ का जो नंबर है वो उभर के आ सकता है, यानी कि करीब करीब 12% की ग्रोथ यहाँ पे हम अनुमान लगा के चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी करीबन यहाँ पे 35 से 40% का जो जंप है वो इस क्वार्टर में हमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मार्जिन भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एबिटा की तो वो भी यहाँ पे हमें अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो इनका यूरोप का मार्केट है और रेस्ट ऑफ द मार्केट की भी जो परफॉर्मेंस रही है इस टाइम पे हमें ठीक देखने को मिली है, जिससे ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की हमें सुधरती हुई दिखाई देगी। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो वहां पे हमें 14% का जो जंप है वो देखने को मिल सकता है। और अगर इस टाइम पे सन फार्मा को हम कंपेयर करें बाकी की पूरी इंडस्ट्री से तो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें अच्छा आता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज जो कंपनी है उसने नए लॉन्चेस भी करे हैं जैसे कि ल्यूमिया का। इसके साथ ही साथ अभी जो रिसेंट लॉन्च हुआ है इनका अनलॉक्सिट का, उससे भी जो यूएस का मार्केट है वहां पे अच्छी ग्रोथ के जो अनुमान है वो जताए जा रहे हैं। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो 20% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो इनका जेनरिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट है इस टाइम पे काफी अच्छा कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया कंचन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। ये कब तक बाज़ार इस तरीके से हमें तंग करने के मूड में है आपके हिसाब से, और क्या करें इस बाज़ार में? अनुज जी, आपका इशारा अगर निफ्टी की तरफ है तो आई थिंक ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये हम लोग ने शो किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यही सेगमेंट था जहाँ मैंने कहा था कि द टाइम टू पुट सीरियस मनी टू वर्क हैज़ कम। जो नुकसान होना था कॉरपोरेट इंडिया को वो शायद हो चुका है। तभी तेल का भाव था 105-107 के आसपास, वॉर भी पीक पे था। एक मूल कारण ये था कहने का कि मैं हमेशा मानते आ रहा हूँ अपने MBA डेज से, आपने भी सीखा होगा अलग रेट से, कि एक प्राइस जो होती है ना एक लीवर होती है। आपको मार्केट इंडिकेट करता है मार्केट क्या करना चाहता है। चोरी से मार्च में 12% निफ्टी नीचे आ गया था, साइड मार्केट 20-25% टूट गया था, पोर्टफोलियो 12-15% डाउन थे। कहीं पर लग रहा था, और मैं कॉन्फिडेंटली मैंने कहा भी था कि द प्राइस लीवर इतना नीचे आ गया है कि अभी यहाँ से नुकसान 4-5% का अपसाइड अच्छा रहेगा। और हुआ क्या, अप्रैल फर्स्ट वीक से अभी तक आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी करीबन 7% अप है। लेकिन आप PMS के परफॉर्मेंस देखो, म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस देखो, मैं जिसको भी जानता हूँ सारे लोगों ने करीबन 15 से 25% रिटर्न बनाया मार्च के लेवल से। तो मार्च में 12-13% डाउन, अभी 15-20% अप, लेकिन निफ्टी सिर्फ 6.5% अप। तो गेंस जो हुआ है ब्रॉडर मार्केट में हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे और शायद आज भी होंगे जो कह रहा है मुझे देखो ना प्लीज़, मुझे देखो, मुझे आके ख़रीदो, और जिसने भी वो शेयर खरीदे आई थिंक दे हैव मेड गुड मनी। सो इट्स द इंडिविजुअल स्टॉक्स विच हैव परफॉर्म्ड। और 30 साल से मार्केट को देखते आ रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जो अनुभवी इन्वेस्टर्स है, अनुभवी प्लेयर्स है मार्केट में, वो मार्केट में जब भी डिस्कम्फर्ट होती है उसको एक इन्विटेशन मानते हैं खरीदने के लिए। और सारे लोग जब फियर फैक्टर आ जाता है उन लोग ध्यान से साइड में होके देखते हैं, फिर आके जाके खरीदते हैं। और सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होता है तो होल्ड करते हैं। और अल्टीमेटली दिस आर द पीपल हु मेक रियल वेल्थ। सो आई थिंक
प्रेडिक्ट करना रोज का मार्केट में, आई स्टिल बिलीव कि आगे चल के भी अगले 1, 2, 3 क्वार्टर के लिए शायद हो सकता है कि द निफ्टी में नॉट डू टू मेनी थिंग्स. सो फ्रंटलाइन स्टॉक्स मे बी 3-5-10% डाउन, 3-5-10% अप, दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन. बट द रियल रिटर्न्स विल कम इन द ब्रॉडर मार्केट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स. और ये कारण इसलिए कह रहा हूँ कि आप निफ्टी की जो बात हम लोग ने की, नीचे से भी 6.5% क्यों बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि IT था, ऑटो था, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थे और प्राइवेट बैंक्स थे, ये निफ्टी को प्रेशर में रख रहे थे. और पावर सेक्टर हो, थोड़ा सा मेटल्स हो, माइनिंग हो, इसके स्टॉक्स चले. तो निफ्टी में जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो दिखता नहीं है. बट साइड मार्केट में देयर वर लॉट ऑफ गेन्स विच लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव मेड. बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है मेहरबून जी. और अगर दुनिया के पास दिखाने के लिए कॉस्पी है, निक्केई है, नैस्डैक है, तो हमारे पास एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप तो है दिखाने के लिए. सिंस मेरे ख्याल से मार्च 28 अच्छे मूव दिए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने. अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन कौन सी थीम आपको ठीक लग रही है, जिसमें थोड़ा सा आपको अर्निंग्स की विजिबिलिटी भी नजर आ रही है? मिड कैप्स में ऐसे स्पेस की जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो, 1-2 स्पेस अगर आपके जहन में आते हो मेहरबून जी. वीरेंद्र जी, ज़रूर मैं कहूँगा. और आपका थोड़ा सा मुझे लगा ये कमेंट थोड़ा है इंडियन मार्केट्स के बारे में, थोड़ा सरकास्टिक भी है, प्लेफुल भी है. ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप मार्केट को आज भी देखो, मैं कह रहा हूँ यू शुड बाय अक्रॉस द बोर्ड. मैं कह रहा हूँ कि लेवल्स अगेन हैव कम टू द लेवल्स वेयर यू टू गो एंड बाय सिलेक्टिवली. अभी आप पूछ रहे हो क्या लेना चाहिए. मैं कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर दीजिए कि इंडियन रूपी इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी. Indian markets are the worst performing markets. US bond yields 5% की तरफ जा रहा है, तेल का भाव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो FI की सेलिंग कंटिन्यू हो रही है. ये सारे नेगेटिव्स हैं. ये आप रोज़ आके कहते हो, मैं रोज़ सबको बोलता हूँ, लेकिन पॉजिटिव्स क्यों नहीं कहते हम लोग? क्योंकि जब भी अंधेरा दिखता है ना, तो पॉजिटिव्स आदमी छोड़ देता है. पॉजिटिव्स ये है कि इंडियन मार्केट्स आर डन नथिंग इन द लास्ट नियरली 21 मंथ्स. आज सितंबर 2024 का हाई जो था, आज 21 महीने के बाद वी आर स्टिल 12% बिलो दैट लेवल्स. वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड. फ्रॉड जो मार्केट में थी, फ्रॉड काफ़ी कम हो चुकी है. बैंकिंग सिस्टम इज़ हेल्दी. कॉर्पोरेट के नंबर्स अच्छे रहे हैं पिछले 4-5-6 क्वार्टर से, ऐसा नहीं कि ख़राब है. तो वैल्यूएशंस थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ है. तो द नेगेटिव्स एक है, कौन ना बोलता नेगेटिव्स नहीं है, लेकिन पॉजिटिव्स भी ये है कि इंडियन मार्केट्स हैव डन नथिंग एंड FIs हैव ओनली बिन सेलिंग. मैं नहीं कह रहा हूँ कल आके FIs खरीदने वाले. मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज वी हैव डन नथिंग एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, बैंक्स आर डूइंग वेल, बैंक्स के बैलेंस शीट्स अच्छे, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अच्छे. 10 साल पहले के कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट देखो, आज के देखो, कितने क्लीन अप हो गए. तो आई वुड से दैट द नेगेटिव्स आर देयर, बट द पॉजिटिव्स अकॉर्डिंग टू मी एट प्रेजेंट लेवल्स कैन पॉसिबली टेक केयर ऑफ द नेगेटिव्स. रिस्क फैक्टर्स अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा 2 रिस्क फैक्टर्स आज भी मार्केट ने शायद डिस्कस नहीं किया, ये मुझे डर लग रहा है. एक है मानसून, और दूसरा रिस्क फैक्टर है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, भगवान न करे, अगर यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि थोड़ी सी स्पेंडिंग में कम कर दूँ 1-2 क्वार्टर के लिए, जो है चलने दो, अभी हमको इन्फ्लेशन को संभालना है. अगर ये होता है तो काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो एक्सपेक्ट कर दिया है, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं अर्निंग्स को, प्रोजेक्शंस देते हैं. इफ़ दे टेक अ हिट फॉर द नेक्स्ट 1-2-3 क्वार्टर्स, वी कैन हैव अगेन अ डिसेंट करेक्शन कमिंग इन द मार्केट. एक नेगेटिव है. रही बात स्पेस की, आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम दैट क्वेश्चन, मैं आंसर करूँगा. मैं कहूँगा कि मेटल्स एंड माइनिंग्स शुड रिमेन इन फेवर. खाली डॉलर इंडेक्स को देखिए, अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर निकल जाता है, US डॉलर इंडेक्स, तो मेटल्स ऑल्सो मे टेक अ पुल बैक और कम डाउन. अदरवाइज आई लाइक द पावर सेक्टर, I like the mining sector, gasification sector. I like all those sectors. खाली मैं ऑटो से थोड़ा दूर रहना चाहूँगा अभी भी. FMCG, while everybody is turning positive, मेरा डर है मॉनसून का. प्रोक्यूरमेंट प्राइस बढ़ेंगे, मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. और IT में इट्स अ वाइड कॉल. लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग दैट दिस इज द लेवल टू बाय. मैं अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हुआ हूँ. तो आई वुड से देयर आर वेरी मेन money is going to be made again in select stocks, be it in nuclear power, be it in gasification, be it in power, be it in metals, be it in mining, be it in public sector banks, and be it in NBFCs. So there are spaces where people should consider and look at companies जहाँ पे valuations
आज भी महंगे नहीं हैं। मैंने पहले कहा कि फ्रॉड काफ़ी निकल चुका है, मैंने नहीं कहा फ्रॉड पूरी तरह निकल चुका है। आज भी मैं समझता हूँ काफ़ी सारे स्टॉक्स एटलीस्ट 10 to 20% स्टॉक्स है जिसकी वैल्यूएशन 40, 50, 60 PE की है। आई वुड डेफिनेटली एडवाइस योर व्यूअर्स to stay away from those type of stocks, whatever the temptation is. ओके तो कौन से स्पेसेस अच्छे लगते हैं, कौन से स्पेसेस से अभी आपको दूरी बना के रखनी है, मैंने समझ लिया। मेटल, माइनिंग, पावर, गैसिफिकेशन, NBFCs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे आप नज़रें बना के रखिए, लेकिन FMCG, ऑटो, IT जैसे स्पेसेस से थोड़ी दूरी बना के रखिए। लेकिन मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। डिफेंस स्पेस का आपने जिक्र नहीं किया। आज देखिए 1.5-2% अप है यहाँ पर। पिछले साल भी रिटर्न्स बने, इस साल में अब तक भी रिटर्न्स बने, तो क्या जिस पसंदीदा लिस्ट में डिफेंस ने जगह नहीं बनाई आपकी? मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। जब मैंने पहले भी कहा कि FMCG, IT ये सारे स्टॉक्स से मैं दूर रहना चाहूँगा। इसलिए दूर रहना चाहूँगा कि इफ़ वी हैव अ फर्दर फ्यूल प्राइस हाइक, ऑटो कैन बी अंडर प्रेशर, बट देयर आर इंडिविजुअल स्टॉक्स लाइक अ बजाज ऑटो, आई लाइक इट, M&M इज गुड। ओनली थिंग मैं कहना चाहता था श्रेया जी कि ये लेवल से अगर मुझे 10-20% रिटर्न दिखता नहीं है तो इतने गंदे एटमॉस्फेयर में, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम में ये है वो है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, व्हाई शुड आई गो एंड पुट इन फ्रेश मनी। बस वो एंगल से कह रहा था। ये सारे सेक्टर्स जो दबे हुए स्टॉक्स दबे हुए, दे कैन गिव यू अ गुड क्विक ट्रेडिंग बाउंस। रही बात डिफेंस की, आई थिंक इस स्पेस को मैं काफ़ी लंबे समय से पसंद करता हूँ। खाली ये बात है कि अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस में मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव का मतलब है आज जो आपको भाव दिखता है वो आपको भाव चढ़ जाएगा, 2 साल के बाद वही भाव में मिलेगा जो भाव में आपने खरीदा है। तो पीपल हैव टू बी वेरी। इसमें फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड्स आउट। इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट स्टॉक। डिविडेंड यील्ड भी ख़राब नहीं है and maybe a 20% return. I personally see it over the next 1 year. Otherwise, there are other interesting stocks also in the defense pack. खाली प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, बट येस एक्शन रहेगा ये सेक्टर में। येस, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर एंड इफ़ यू सी अ पुल बैक इन द स्टॉक प्राइस इन द लोअर साइड, डोंट फ्रेट एंड फ्यूम। अल्टीमेटली द स्टॉक्स विल अगेन मेक देयर वे अप, बट जस्ट ensure that they are proper defense companies and not companies which are giving only tall projections and not able to deliver. मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, मोस्ट स्पेशली जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप पे डिस्कशन रहा उस पर आप अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स 23651 और बैंक निफ्टी को देख के थोड़ा सा और अगर आप देखिए मायूसी होती है अनुज। एक बहुत ही मेरे ख्याल से सकारात्मक दिन हो सकता था, लेकिन कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। कैसे रीड कर रहे हैं इस सेशन को और कल के लिए व्यू, फ्राइडे फैक्टर कल जब बाजार पे हावी होगा? बिल्कुल, देखिए व्यू, पहली बात तो ये है कि मार्केट को देख कर ना खुश और मायूस होने की क्या बात है। ठीक है, चलता रहेगा, मायूसी की क्या बात है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना। और अभी इस समय थोड़ा ऐसा फेज चल रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो थका देती है ऐसी मार्केट ना हमको एज ए कमेंटेटर। तो इस समय क्या ही व्यू लें। देखिए इस समय मार्केट में सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी, बाकी और कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। या फिर आप ऑप्शन राइटर बन के बैठ जाएं और दोनों तरफ के ऑप्शंस लिखें मंथ एंड के, वो थोड़ा रिस्की होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। लेकिन यही 2 स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और पोजीशन कैरी करना कोई भी गैम्बल है। जैसे कल हमने एक व्यू लिया था कि एक गैप अप हो सकता है, आज वो हो गया बाई चांस, लेकिन वो अगर हमारे अगेंस्ट पड़ा होता तो इसके लिए अब एक सेंस फिर बन रही है कि कल फिर एक गैप अप हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पोजीशन कैरी करें। निफ्टी एक रेंज में है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे हैं, उन्हीं पर फोकस करें और ढूंढें स्टॉक्स, वहाँ पर अच्छे मूव्स मिलेंगे। चलिए उसी का काम करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढूंढते हैं। पहले नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में? पावर स्टॉक्स फोकस में आते हुए दिखे सीजी पावर, यहाँ पे खरीदारी की सलाह डीलर्स के डेस्क पे आती हुई नजर आई। इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार कुछ दिनों से ये डीलर्स के रडार पे बना हुआ है। सीजी पावर यहाँ पे खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। JSW एनर्जी जो कंपनी QIP करने वाली है उसकी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। हो सकता है जो लॉन्ग ओनली फंड्स है, बड़े फंड्स इसमें निवेश करते हुए दिखे, 4000 करोड़ का QIP कंपनी करते हुए दिखेगी, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही। तो पावर स्टॉक्स फोकस में, साथ साथ JSW एनर्जी पर भी नजर रखें। ओके, तो ये काउंटर्स रहेगा फोकस में, डीलर्स के रडार पर भी आपके स्क्रीन पर आएगा JSW एनर्जी और CG पावर।
रखे रडार पर। चलिए अब शुरुआत करते हैं BTST और STBT ट्रेड्स लेने की। तो रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, फ्राइडे के सेशन के लिए कौन सा काउंटर चुनेंगे? बीटीएसटी के लिए ग्रैन्यूल्स खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट आया और पिछले 2 दिन से एकदम कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में। सो आई थिंक आफ्टर कंसोलिडेशन नेक्स्ट लेग ऑफ मूव यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छी बात ये है कि रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी या मार्केट में हाई लेवल से करेक्शन आ रहा है तो भी ये स्टॉक में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। सो करंट लेवल्स पे ग्रैन्यूल्स में 755 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बीटीएसटी के लिए खरीदारी करके जाए 784 के टारगेट से। ग्रैन्यूल्स में BTST करें, ये हो गए रुचित जी के पिक। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? जी मेरा एक रहेगा श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस फ्यूचर्स अराउंड 917 है। ये एक्चुअली पूरे सपोर्ट पे है। 900 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। अगर ये होल्ड करता है ये तुरंत टुवर्ड्स 940 भी मूव कर सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस में एक BTST है। ओके, श्रीराम फाइनेंस आपकी कॉल। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, हुंडई के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे BTST कॉल की तरह। यहाँ पर स्टॉक ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रिगेन कर लिए हैं, तो उसके फ्यूचर खरीदेंगे। 1829 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 1900 के टारगेट सेट कर लेंगे। Hyundai मोटर गाबा सर, फ्राइडे के सेशन के लिए, शुक्रवार के लिए कौन सा काउंटर? श्रेया, मेरा ध्यान है डिक्सन। डिक्सन ट्रेड करा 11,263। इसका जो सेटअप है वो मुझे पसंद है, इसकी चाल पसंद है। कब लगाएंगे? 11,150 और टारगेट रहेगा 11,500। डिक्सन टेक, ये हो गई गाबा सर की पिक। अमित जी, आपके पिक कल के लिए? अनुज जी, मैं अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्लोजिंग आ रही है विद रिकॉर्ड वॉल्यूम्स। ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो 8200 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 8500 के अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स आपका ट्रेड रहेगा। सौमिल, आपका ट्रेड शुक्रवार के लिए? मेरा ट्रेड होगा ग्लेनमार्क फार्मा पे। ग्लेनमार्क फार्मा एक अप ट्रेंड में है। इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के बराबर ऊपर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। ऑन द आवरली चार्ट्स भी अपने सपोर्ट्स पर है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। आज के सेशन में थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ट्रेंड जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2355 पर और ऊपर में टारगेट्स होंगे 2500। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पूरी हुई, वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। वीरू, बताइए। आज सुबह की तुलना में अगर आप देखें जो ये ब्रेथ है वो कमजोर है अनुज, काफी इतना स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें ब्रेथ नहीं कैरी कर रहे हैं फ्राइडे के लिए। लेकिन ये लॉन्ग शॉट आपकी स्क्रीन पे ये देखिए। सुबह ये जो लॉन्ग्स थे ज़्यादा थे टुवर्ड्स क्लोज, ये हार्डली उतने हैं जितने की शॉर्ट है आपके स्क्रीन पे। अपोलो, अर्निंग स्पेसिफिक, डिक्सन, फिनिक्स मिल्स, HDFC MC आज सुबह से अगर आप देखें फर्स्ट टिक से अपने सारे एवरेजेस के ऊपर खुला। एल्केम लैब, फार्मा स्पेस में आज लॉन्ग कैरी करके गया, तो करीब गिने चुने लॉन्ग्स थे और शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा थी 80 स्टॉक्स में लगभग। उसमें सम्मान कैपिटल, पोस्ट नंबर्स, एक अगर आप देखें किचन सिंकिंग प्रोसेस के तहत अगर आप देखें आज सुबह इस वक्त हमने कॉल भी ली थी, बात भी की थी एक एडिटर स्टेक में। बाकी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम ऑल टाइम हाई, केन्स टेक, एंजल वन, तमाम ब्रोकिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में कैपिटल मार्केट थीम में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहा आज। उसके बाद सेकंड स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप। MCX, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AB कैपिटल, नेस्ले, चोला, इन सभी काउंटर्स में आज कोलैप्स था। नेस्ले मोस्ट स्पेशली काफी शॉर्ट यहाँ पर आज बिल्डअप हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी दैट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट हुए। जुबिलेंट, एक्सीलेंट ऑफ द डे, पोस्ट नंबर्स, PI इंडस्ट्रीज सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, यहाँ पे आज सेल ऑफ था। बॉश, मैनकाइंड आज यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। ये स्टॉक गजब चला, 2350 से लेकर यहाँ तक की रेंज पे। बाकी L&T फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे ये भी काउंटर क्रैक हुआ आज और समझिए करीब 2.5% नीचे। एक स्टॉक और लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे और जो आज कोलैप्स हुआ, वोल्टास, 2-3 दिन का एक डेड कैट बाउंस था, उसके बाद आज फिर कोलैप्स हुआ। सौमिल, आप कैसे देखते हैं वोल्टास को? 10 डेमा से फिर रिवर्स, मतलब अगर ये छोटे मोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, अगर टेंडेमा भी नहीं होल्ड कर पा रहा है, स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो क्या कल भी शॉर्ट काम करेगा क्या इस पे? नॉट वेरी बुलिश ऑन वोल्टास। मुझे नहीं लगता कि ये इस समय एक अप ट्रेंड में है। ये एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में है। 1500 का ऊपर का रेंज है और नीचे में 1200, 300 पॉइंट्स का पूरा रेंज है और ये मुझे लगता है कि ऑन द नेगेटिव साइड ही ट्रेड कर रहा है। सो ऊपर की तरफ जब भी एवरेजेस की तरफ आता है, या तो 20 या 40 या फिर 10 डेली इन द वेरी शॉर्ट टर्म, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार नीचे की तरफ ट्रेंड शुरू होती है।
यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है अराउंड 1185 के आसपास। अगर वो नीचे में टूटता है तो मुझे लगता है कि वो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन नीचे की तरफ टूटेगा और दैट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर द स्टॉक। सो यहाँ पे मैं कॉशियस और नेगेटिव रहूंगा इस स्टॉक पे। आई विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन ऑन द अपसाइड। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1390 पे है, उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन हो जाए कुछ समय के लिए, उसके बाद ही ये स्टॉक में मेरी आई मीन आई विल गो पॉजिटिव अ लिटिल। ओके, अच्छा मीन भाई एक बार 2 स्टॉक्स लेकर आइए और ये बताते हैं आपको कि अच्छे स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग कई बार ज़रूरी होती है। बॉश और मैनकाइंड फार्मा। बॉश देखिए आप, बॉश में आज 5% की गिरावट रही, जी हाँ, और जहाँ खुला वहीं टॉप बना, 37,600 पर खुला, वही टॉप था और वहाँ से 2,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है। और मैनकाइंड फार्मा भी रखिएगा। मैनकाइंड फार्मा आई थिंक हमने इसका 1 हफ्ते का चार्ट रखिएगा और 2 हफ्ते का होगा तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर जब ये 2200-2300 क्रॉस कर रहा था तब एक हमने व्यू लिया था चार्ट जीपीटी में कि एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था, क्योंकि कल के नंबर्स के बाद एक सेंस बन रही थी मुझे क्या बहुत चल चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पर हायर लेवल पर, और प्रॉफिट बुकिंग आई भी। एक और स्टॉक रखिए जरा, स्विगी, और स्विगी रख रहे हैं तो साथ ही इटर्नल भी रखिएगा। ये दोनों स्टॉक्स देखिए एक बार फिर से, और दिक्कत में स्विगी इस समय करीब करीब 2% नीचे, और इटर्नल भी देख लेते हैं। इटर्नल भी इस समय थोड़ा सा प्रेशर में करीब 0.5% नीचे। अमित जी, स्विगी क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी, मैं आता हूँ आपके पास। आईटीसी के नंबर्स आ गए हैं। प्रॉफिट आया है 5,113 करोड़, 4,875 करोड़ से बढ़कर, और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 4,995 करोड़। तो पहला नंबर तो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा आया है, और नेट प्रॉफिट 5,113 करोड़ का अच्छा नंबर है। और इसके अलावा अगर आप सेल्स देखेंगे तो सही है क्या ये नंबर सेल्स का? एक बार ज़रा मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअल नंबर फ्लैश होने की, और एक बार एबिडा नंबर भी दिखाइएगा, और अगर सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ आई हो तो उस पर भी फोकस करेंगे। ये मुनाफा नहीं, ये सेल का नंबर होना चाहिए, इसको हटाइए प्लीज़। मुनाफा तो आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ये हाँ, ये नंबर ठीक है। मुनाफा 4,875 करोड़ से बढ़कर 5,113 करोड़ पर आया है। उस सेल्स के नंबर में मुझे लग रहा है थोड़ी गलती है, उसको ज़रा अभी हटाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा एक्साइज का इसमें मामला होता है। इसको पहले एक बार देख लें, फिर जल्दबाजी ना करें। इस नंबर को ज़रा एक बार हटाएं और प्रॉफिट को रखें, और इसके अलावा बाकी के जो नंबर्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। नेट प्रॉफिट का नंबर अच्छा है 5,113 करोड़ का। ओके, आई थिंक रेवेन्यू का नंबर 16,000 करोड़ का फ्लैश हो रहा था, मेरे ख्याल से वो सही है। अगर है तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट होगा। फिर ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो इसमें एडजस्टमेंट होगी, इस तरीके से नहीं हो सकता ये। लेकिन रिपोर्टेड नंबर जो है वो इस तरीके का आया है, तो ठीक है। इसके अलावा और क्या नंबर हैं? एक डिविडेंड आया है करीब करीब 8 रुपये पर शेयर का, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये मुझे थोड़ा श्रेय लग रहा है कि सेल नंबर ना, मुझे थोड़ा लग रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ना आए सेल्स नंबर फ्लैश करने में, क्योंकि इसमें कई बार एक्साइज की एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से वो जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, वो जो सेल्स का नंबर है, और इस वजह से। लेकिन प्रॉफिट का नंबर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और स्टॉक में एकदम से रिकवरी आई है। इनफैक्ट डे हाई पर आ गया स्टॉक, 308 रुपये पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ठीक है। रेवेन्यू का नंबर ठीक है, वो 16,050 करोड़ का। अब थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें किस तरीके की एडजस्टमेंट हुई है, और रख दीजिए वापस फ्लैश को, और उसके बाद देखेंगे कि एबिडा मार्जिन में काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी यहाँ से आ रही है। लेकिन अगर बाकी में सेल्स का नंबर ख़राब है और ये एबिडा मार्जिन की वजह से आया है तो ये तो वन ऑफ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीट इतना पॉजिटिवली इस नंबर को लेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इस क्वार्टर में वैसे ही कंपनियों ने प्राइस हाइक्स किए थे, तो उसका एक इम्पैक्ट आना था। लेकिन फिर भी तो सेल्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट है, लेकिन मार्जिन का नंबर और आई थिंक एबिडा का नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा आया, इस वजह से यहाँ पर एक मूव आ रहा है। थोड़ा अनफेयर होगा हमारे पैनल के लिए पिक करना, लेकिन फिर भी मानस जी प्योरली टेक्निकली आईटीसी का चार्ट कैसा लग रहा है? देखिए फिलहाल तो कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पर। अभी कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसको देख के यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एक रेंज है, 300 रुपये पे सपोर्ट है, 315 पे रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले यहाँ पर
किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आईटीसी अभी अगर आप देखें पोस्ट नंबर एक स्विंग आया, लेकिन अगर आप देखें कुछ नंबर्स ऐसे थे जो बैकफुट पे स्टॉक 306, इट विल टेक टाइम, आई मीन थोड़ा सा समय लेंगे, और अब समय है भी नहीं। अगर आप देखें रिएक्शन एक कंप्लीट कैलकुलेटेड अगर आप देखें रिएक्शन देने का, इट्स 306.75। खैर मार्केट टुवर्ड्स क्लोज, अब हम अनुज के पास चलेंगे, लेकिन बैकफुट पे आया। हमने ऑलमोस्ट कल की अगर आप देखें जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी उसको हमने रीअलाइन कर लिया 640 के आसपास। और बैंक निफ्टी ए कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, और आज का अगर आप देखें हाई रहा 10 डे निफ्टी बैंक का। और एक बार मैं देख रहा था जरा आईटीसी की 300 की पुट दिखाइएगा, बस जस्ट एक अगर आईटीसी की 300 की पुट दिखा पाएँ, क्योंकि इमीडिएटली गया नंबर्स के बाद ऊपर, बट मैं देख रहा था कि आईटीसी की पुट मेरे स्क्रीन पर 300 की बड़ा तेज़ी से अगर आप देखें ओआई वहाँ बिल्डअप हो रहा था। तो वो जो जैसे ही ऊपर से किया ना तो कुछ ओआई घटा और फिर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगा। तो ये देखिए अब करीब 46.59 लाख का शेयर, यही पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। इमीडिएटली क्या मैं एसबीआई के केस में जैसे 1000 की पुट थी, वैसे अगर आप देखें इस केस में वो 300 की पुट थी। स्टॉक ऑलमोस्ट डीलो की तरफ प्रोसीड करता हुआ पोस्ट नंबर्स। क्या चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। मेरे ख्याल से कंप्लीट एक रिटेल स्टेक की बात हम करेंगे आईटीसी पे कल। एज ऑफ नाउ 307.40। अनुज ओवर टू यू। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही आज की। आईटीसी थोड़े कंफ्यूजिंग नंबर्स हैं, क्योंकि देखिए एबिटा का नंबर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, लेकिन मार्जिन आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि सेल्स का नंबर थोड़ा क्रंच्ड हुआ है, तो इस वजह से तो प्राइमा फेसी पता नहीं मुझे, मतलब थोड़ा सा टफ होगा। आई थिंक एक बार पूरी कमेंट्री आ जाए उसके बाद ही एक एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नंबर्स में दिखा नहीं जिससे लगे कि कल री रेटिंग हो जाए स्टॉक में। बाकी तो खैर मार्केट सुप्रीम है, कल वर्डिक्ट मिल ही जाएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी 17 पॉइंट नीचे रहा, बैंक निफ्टी 130 पॉइंट नीचे रहा, निफ्टी आईटी करीब 200 पॉइंट नीचे रहा, 2.5%। तो सारे बड़े इंडेक्सेस में हायर लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया। मिड कैप हालांकि रेड में आया, लेकिन स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी थी, 0.5% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन 1800 बढ़ने वाले शेयर, 1300 गिरने वाले शेयर, तो ठीक ठाक एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला। अब आते हैं हम जरा आज के सेक्टोरल गेनर्स लूजर से शुरुआत कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे था तो सेक्टोरल लूजर्स ले आइए। पहले आईटी ने लीड किया, कैपिटल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, एफएमसीजी नीचे आया, फाइनेंशियल्स नीचे आए और निफ्टी बैंक ये भी हल्का सा नीचे आया। अब आते हैं हम गेनर्स पर। गेनर्स में डिफेंस शानदार तेज़ी, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, ऑटोज़, फार्मा, एनर्जी, यहाँ हमने एक अच्छी खासी तेज़ी देखी। अब निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस 1.5% नीचे, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली। गेनर्स में क्या क्या थे, ग्रासिम में अच्छा मूव आया, आज का क्लियरली हीरो ऑफ द डे था, 6.5%। इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो में अच्छे मूव आया एक्चुअली रिजल्ट के बाद, 3% के करीब ऊपर था। ट्रेंड में ठीक ठाक मूव आया, बहुत दिनों के बाद 2.25% के करीब ये ऊपर था। बजाज ऑटो क्लियरली पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव्स यहाँ पर रहे हैं, और एचडीएफसी लाइफ ये भी करीब 1.5% के करीब ऊपर था। तो कुल मिलाकर ये था आज का मार्केट का एक्शन। और वीरो भाई आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। और बाकी आधे जो है ना, बाकी जो बचे हैं वो शुक्रवार की खुशी मनाओ, है ना। ये आ गया शुक्रवार आ गया, वाकई बहुत अच्छी बात है अनुज। बाकी मेरे ख्याल से आज का सेशन एक बार फिर चैलेंजिंग रहा। मेरे ख्याल से अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया से कंपेयर करें तो आज आपको थोड़ा सा अगर आप देखें निराश होना पड़ेगा। खैर जो भी है सो है, और अब कल सुबह ये पैनल आपसे फिर मुलाकात करेगा और मोस्ट स्पेशली आईटीसी के नंबर्स पे टेक आपसे शेयर करेंगे। बाकी सभी खबरें और समीकरण सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।